तो भाई आज के लेक्चर के अंदर में हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट पोर्शन। देखिए पिछले जो लेक्चर्स थे उसके अंदर में मैंने आपको इक्वेशन और मोशंस के बारे में बताया था और इक्वेशन और मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी वहां पर हमने सोल्व। आज की जो क्लास रहेगी ना इसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग अच्छे से जानते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और अच्छे से उसकी R&D करेंगे आज, जिसके बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि इससे रिलेटेड कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। मैं कहूं कि एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है मोशन अंडर ग्रेविटी से, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन बन सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे आप लोग देखते हैं कोई भी रेन वगैरह का क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा कि हम बोल देते हैं कि रेन उसके ऊपर में गिर रही है, मान लो 30 मीटर पर सेकंड से गिर रही है। जबकि हम ये देखते हैं थोड़ा सा, अगर मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करवाता हुआ चलूं, आपको पता है कि जो अर्थ की तरफ में कोई भी ऑब्जेक्ट गिरेगी इसका कुछ मास होगा ड्रॉपलेट्स का, और इसके ऊपर में एक एक्सेलरेशन होगा जी, जिसकी वजह से ये क्या हो रही होगी, एक्सेलेरेट हो रही होगी, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। अगर चेंज हो रही है तो हम अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर में ये कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों लेकर चलते हैं, इन सब के रीजंस आज यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जो फोटोनिक्स की ऑफिशियल ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है, आप जाकर प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ ही जो भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। और ऐप के ऊपर में जितने भी कोर्सेज है उन सारे की अवेलेबिलिटी वहां पर है, आप जो भी आपको अच्छा लगे वो कोर्स वहां से बाई कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब बात करता हूं मैं इन सभी चीजों का आंसर आज ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आज की क्लास रहेगी। क्लास देखो लेंदी जरूर होती है लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट को लेकर यहाँ पर आप लोगों के लिए डिजाइन करी जाती है, क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट डेवलप नहीं होंगे ना, ना तो आप थ्योरेटिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन कर पाएंगे ना आप न्यूमेरिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन। तो अच्छे से पहले थ्योरी आप लोगों को समझनी होती है, और थ्योरी समझ में आ जाए तो उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल्स की अप्रोच करनी है, जो कि आपको डीपीपी या फिर जो आपकी पीवाईक्यू या प्रैक्टिस शीट्स आप लोगों को दी जाती है वहां से अच्छे उनको प्रैक्टिस करनी होती है। तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर में हमें देखना क्या होता है। अगर मैं बात करूं मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस किस तरह से डिजाइन होते हैं, तो पहले हमें उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। उसका छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है कि मान लो मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से मैंने प्रोजेक्ट किया। अब ध्यान रखना कि जहां से भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, उस पॉइंट को हमेशा ओरिजिन मान लेना। यहाँ पर क्या मान लोगे, इसको ओरिजिन मान लोगे। कुछ भी हाइट हो सकती है, मान लो मैं यहाँ पर एक पोल के ऊपर में खड़ा हूं और यहाँ से मैंने इसको ऊपर टावर पे खड़ा हूं और यहाँ से मैंने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, तो मेरे लिए ओरिजिन ये कहलाएगा। यानी कि मैंने सारी कैलकुलेशन यहाँ से करनी है, इसके ऊपर की तरफ में सारी पॉजिटिव आएंगी और नीचे की तरफ जितनी भी कैलकुलेशन आएंगे वो मेरे पास में नेगेटिव मुझे लेकर चलनी। ठीक, ये तो वही भाई इसके ओरिजिन को लेकर बात। आगे से हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने भी क्वेश्चन आए, पहला आपको चूज करना पड़ता है उसका ओरिजिन। आपने ओरिजिन चूज कर लिया, यानी कि जहां से आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया उसको चूज कर लिया। मान लो मैंने इसको एक वेलोसिटी दी है यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी जब भी आप लोग को मिलेगी वहां पर आपको यू डिफाइन कर देना उसका बाय डिफॉल्ट। अब ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, देखना आपके इक्वेशन और मोशंस को लेकर बनेंगे, जो आपने 3 इक्वेशन पढ़ी है ना उन्हीं को लेकर यहाँ पर डिजाइन होंगे, लेकिन लेवल इनका बहुत अच्छा होगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड पर होगा। अब मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से ऊपर की तरफ में गई होगी, एक पॉइंट ऐसा आया होगा कि ये वहां पर क्या हो गई होगी, इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट पर जीरो हो गई होगी। फिर ये वहां से नीचे की तरफ में गिरनी शुरू की होगी और वापसी इस पॉइंट पर आ गई है। ऐसे होगा ना जब आपने किसी चीज को प्रोजेक्ट कर दिया तो ऊपर गई और ऊपर से वो नीचे की तरफ में आ गई है। इसके अंदर में कोई नई चीज नहीं हुई है, नॉर्मल हमारी लाइफ के अंदर में सारी चीजें होती हैं। एक बॉल आप ऊपर की तरफ में फेंको, थोड़ा सा एनालिसिस करो कि आपने कोई फ्रीक्वेंसी दी, सॉरी उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी है, वो ऊपर गई है, वहां पर जाकर वो वापसी नीचे की तरफ में आ रही है। अब देखो जो टाइम इसने यहां से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में लिया है, इसको हम बोलते हैं, एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तब भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप बोलते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से, पॉइंट नोट करना जो मैं बता रहा हूं, जिस पॉइंट से गई है और वापसी उसी पॉइंट पर लौट रही है, यानी किसी ओरिजिन पॉइंट पर लौट रही है, तो उसने वहां तक आने में कितना टाइम लिया है। अब किसी के दिमाग के अंदर में ये आया नहीं जब मैं तो यहां से कैलकुलेट करूंगा, ठीक है भाई यहां से कैलकुलेट कर लो, ये ऑब्जेक्ट यहां से फेंकी और यहां से वापसी इतनी हाइट पर वापसी आने में इसने कितना टाइम लिया है, आप उसको क्या बोलोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलोगे। अब मैंने ओरिजिन जो था वो नीचे अपना सरफेस के ऊपर में डिसाइड किया हुआ है, ये मान लो अर्थ है, इसके ऊपर में खड़ा, तो ये टाइम जो मैं यहां पर ले रहा हूं ना, इसको हम क्या जानेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जानेंगे। पहली चीज ये होगी आप लोगों की। अब दूसरा ये भी तो हो सकता है कि जो आपके क्वेश्चंस इसके अंदर में पूछे जाएंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, ये मैंने दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे कर दिया कि थोड़ा सा ना कर्व टाइप में बना दिया ताकि आपको इजीली अंडरस्टेबल हो, आराम से इसको डिस्टिंग्विश कर सको। तो यहां से मैंने क्या किया, ये एक्चुअल हाइट होगी कुछ, यानी कि ये एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। कहां से, उस ओरिजिन पॉइंट से। ओरिजिन को छोड़ना नहीं है भाई,
जब भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं ना, तो ओरिजिन को मत छोड़ना। अगर ओरिजिन को छोड़ दिया ना, मतलब उस पॉइंट को ही आपने कहीं से और से कंसिडर करना शुरू कर दिया, आपकी कैलकुलेशंस गलत होती आ जाएगी। तो ये जो हाइट इसने अचीव करी है, यानी कि मैक्सिमम हाइट अचीव करी होगी, तो हम इसको बोल देते हैं एच मैक्स। अब डेरिवेशन की तरफ में जाना चाहे तो मैं ड्राइव भी कर सकता हूं, लेकिन आप लोग आगे से याद रखेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा इस लेक्चर के अंदर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करने हैं और अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी आप लोगों को देने। तो आप ध्यान रखना कि जब भी आप लोगों से ये एच मैक्स पूछा जाए, कब, जब आपने चीजों को ऊपर की तरफ में फेंका है और वो एक मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेगी, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास में होता है क्या, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ज्यादा इसके ऊपर में डिस्कस नहीं करेंगे, बस सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो कि चीज को आपने मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि ऊपर की तरफ में फेंका, फिर वो नीचे की तरफ में आ रही है, यानी कि वो एक फाइनल वेलोसिटी पर, फाइनल हाइट पर जाकर, एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, यानी कि वो उसने क्या किया, मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली। तो डायरेक्ट आप लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का भी आप लोग फॉर्मूला इसका डायरेक्टली याद रख सकते हैं, और बाकी मैं आप लोग को इसका बता भी दूंगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे 2u/g, 2u/g आप लोग इसका ये दो फॉर्मूलाज आगे से याद रखेंगे। जब भी मैं बोलूं कि मोशन अंडर ग्रेविटी आ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u/g आया। अब किसी के दिमाग में ये भी आना चाहिए, अच्छा जी, आपने यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका है तो वापसी लौट कर आ रही है यहां पर, यानी कि ये ए पॉइंट है, ये मेरे पास में बी पॉइंट है, तो इसने टाइम लिया 2u/g। अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं तो सी पॉइंट को, तब इसने कितना टाइम लिया होगा भाई, तो इसका हाफ कर दो ना भाई। जितना टाइम ऊपर जाने में लेती है ना ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी में, जितना टाइम ऊपर जाने में लेती है उतना टाइम नीचे आने में लेती है। तो ये अगर मैं t1 मान लेता हूं, ये t2 मान लेता हूं, तो t1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, ये हो गई है u/g, यानी कि ए पॉइंट से सी तक जाने में u/g, और t2 यानी कि सी से आने में बी तक, यहां पर भी ले रहा है वो u/g। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप लोग के दिमाग में है कि भाई कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो चलो बता देता हूं। अब आपको ये जानकारी है कि जब ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका है, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई भाई, जब ऊपर की तरफ में आप लोग लेके जा रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट उसने अचीव कर ली है। तो मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए अगर मैं इसको फॉर्मूला यूज करना चाहूं इसका, तो सेकंड इक्वेशन में यूज, थर्ड इक्वेशन यूज कर सकता हूं। क्या बोलती है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये मेरे पास में फॉर्मूला आता है। तो यहां पर आपने देखा कि मैक्सिमम हाइट अचीव हो जाएगी, तो ये फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, 0 हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है उसको यू स्क्वायर, और यहां पर आ गया 2। अब बताओ मेरे को कि ये जी जो है वो आपको क्या लेना है, अभी उसके ऊपर मैं बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ में कि जी की वैल्यू को आप लोग क्या लेंगे। मान लो ऊपर जा रही है तब ऑब्जेक्ट की आप जी क्या लोगे, नीचे आ रही है तब आप उसका जी क्या लोगे। तो यहाँ पर मैं उसका जी एज इट इज लिख रहा हूँ। एच मेरे पास में मतलब एच मैक्सिमम हाइट वो अचीव कर चुका होगा, तो मैं इसको एच मैक्स बना देता हूं। तो ये यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास में यू स्क्वायर, यहाँ पर 0 हो गई है, तो दिस इज यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g हो गई है। जी का मैंने अभी सिंबल नहीं रखा, तो ये मेरे पास में आ गया एच मैक्स। अब यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास में जी जो है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर में जब भी आप एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देते हैं ना, कोई भी एक डायरेक्शन को आप स्पेसिफाई कर देते हैं, तो हमेशा उसका साइन वही रखना है, चेंज नहीं करना है। अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर में, अपने क्वेश्चन के अंदर में, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ में फेंका है, तो मैंने उसका मान लिया कि अर्थ अपनी तरफ में खींच रही होगी, ऑब्जेक्ट हमारी ऊपर की तरफ में जा रही है, अर्थ अपनी तरफ में खींच रही होगी। लेकिन इस डायरेक्शन के अंदर में मैं आपसे पूछूं कि यहां पर एक्सेलेशन हो रहा है या डी एक्सेलेशन हो रहा है, और यहां पर पूछूं कि एक्सेलेशन हो रहा है या डी एक्सेलेशन हो रहा है, तो बहुत से लोगों को इसकी क्लैरिटी नहीं होती है। एक छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट देता हूं यहां पर, कि अगर मान लो मेरे पास में एक्सेलेशन और वेलोसिटी, इन दोनों की डायरेक्शन अगर मेरे पास में सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन अगर मेरे पास में सेम है, आप कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट वो क्या कर रही है, एक्सेलेट कर रही है। क्या कर रही है भाई, वो एक्सेलेट कर रही है। अगर मेरे पास में एक्सेलेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, तब क्या कहेंगे आप, अपोजिट है तो कहेंगे कि वहां पर बॉडी का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती हुई आ रही है। अब देखो यहां पर केस समझते हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ में फेंका, वेलोसिटी ऊपर की तरफ में है, लेकिन एक्सेलेशन उसका कहां पर है, अर्थ अपनी तरफ में खींच रही है ना। अगर अर्थ अपनी तरफ में खींच रही है, तो वहां पर उसका क्या रहा होगा, इस केस के अंदर में रिटार्डेशन हो रहा होगा भाई। जनरली तो हम ये बोलेंगे ना कि भाई मेरे पास में रिटार्डेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी मेरे पास में ऊपर की तरफ में जा रही है और एक्सेलेरेशन उसको नीचे की तरफ में खींच रहा है, तो यहाँ पर रिटार्डेशन हो गया। अब ऐसा थोड़ी ना होता होगा, देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों से बात करूं और क्लैरिटी आ जाएगी आपको एक्सेलेरेशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप आगे जाके ना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा साइन मेरे को कहां लेना है, पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, कब मेरा रिटार्डेशन हो रहा है, कब मेरा एक्सेलेरेशन। मान लो एक ऑब्जेक्ट है भाई, ये ऐसे चल रही है और इस साइड में इसके ऊपर में लग रही है स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, और रिटार्डेशन इसका हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहां पर वेलोसिटी कहां पर है, इस डायरेक्शन में,
एक्सेलेरेशन इस पे लगने वाला कहाँ है, ये है रिटार्डेशन। तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या कर रही है, बॉडी रिटार्ड कर रही है, क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन मेरे पास में अपोजिट हो गई है। अब ये ऑब्जेक्ट मान लो घूमकर इस साइड में आ गई है, अब ये इस साइड में 5 मीटर पर सेकंड से कर रही है और रिटार्ड इसका क्या हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो रहा है। अभी भी दोनों की डायरेक्शन क्या है मेरे पास में, अपोजिट है ना। ऐसा थोड़ी ना कि वो या अभी एक्सेलेरेट करने लग गई है, उसकी डायरेक्शन घूम गई, मान लो ये ऑब्जेक्ट थी ऐसे घूम के साइड में आ गई, इसका मतलब ये थोड़ा ना एक्सेलेरेशन कर गई है। हमारा मेन तो ये ध्यान होना चाहिए कि एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी जो है उनकी डायरेक्शन कहां पर है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो आप कहेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। और अगर मेरे पास में सेम डायरेक्शन है एक्सेल, इसके अंदर में क्या हुआ भाई, ये मेरे पास में हो रहा है, दोनों ही केसेस के अंदर में रिटार्डेशन। अब यहां पर समझो कि मेरा जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ में जा रहा था तब उसके अंदर में क्या हो रहा था, रिटार्डेशन हो रहा है। नीचे की तरफ में आ रहे हैं तो जी भी नीचे है, और मेरे पास में जो एक्सेल जो वेलोसिटी है उसकी, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ में आएगी, जो वेलोसिटी नीचे की तरफ में आ रही होगी उसकी, दोनों की डायरेक्शन मेरे पास में क्या हो गई, सेम हो गई है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा, नीचे की साइड। तो आपको जी का जो हमेशा रेफरेंस लेना है वो नीचे की साइड में लेंगे, और नीचे की साइड में जो भी चीजें लोगे आप नेगेटिव होगा, और ऊपर की साइड में जो भी लोगे वो हमारे पास में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक रेफरेंस पॉइंट आप लोगों को मान लेना है, क्योंकि ये मेरे पास में ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ में भेज रहे हो तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ में कोई भी चीज उस पर लग रही है तो वहां पर आप लोग उसको बोलोगे तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है या फिर कोई भी चीज है वो मेरे पास में नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पर जी की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई है, माइनस जी आ गई है। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास में आई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर बाई 2g, ये मेरे पास में क्या हो गया, एच, यानी इतनी हाइट वो मैक्सिमम अचीव कर सकती है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर में, कि मान लो मैंने बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन अभी मैं इसके अंदर में डालने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आप बिल्कुल जो गिवन डेटा है उससे पढ़ते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले से फैमिलियर होने की कोशिश कर। पहला मैं क्वेश्चन देता हूं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी यू मेरे पास में 10 मीटर पर सेकंड आप लोग को दे रखी है, और इसका मुझे ये फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट बताओ भाई। पहले तो मुझे मैक्सिमम हाइट बताओ, और दूसरा जो आप लोग को बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है आप लोग, कितनी देर के अंदर में कितनी देर तक वो मेरे पास में हवा में रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को फॉर्मूला पता है एच मैक्स का। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। यू की वैल्यू रखो भाई, ये मेरे पास में हो गया 100, और 2 इंटू में जी की वैल्यू होती है 10, ये आपके पास में आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 मीटर। यानी कि जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ में प्रोजेक्ट किया है तो ये मैक्सिमम हाइट जो उसने अचीव करी है ना, वो मेरे पास में 5 मीटर आंसर आ गया। ठीक भाई, अब मैंने पूछा क्या नेक्स्ट आपसे, आपसे पूछ रखा है मैंने कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जिस ओरिजिन से आपने भेजा है ना, जिस भी पॉइंट को आपने ओरिजिन मान के यानी कि रेफरेंस पॉइंट मान के भेजा है, वापसी उस पॉइंट पर ही। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट नीचे जा रही हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन वापसी वो उसी ओरिजिन पॉइंट पर कितनी देर के बाद में लौट कर आ रहा है, वापसी उसी पॉइंट पर। बार बार इसको मैं क्यों यूज कर रहा हूं, इतना एम्फेसिस क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि इसी वर्ड का खेल है, आगे जो भी चीजें पढ़ेंगे अच्छे से समझ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास में क्या जाएगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप लोग को पता है 2u/g। फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं आप, और आपके जो भी कैलकुलेशन है उसके अंदर में कैरी आउट भी कर सकते हैं। 2u/g मेरे पास में हो गया, तो यहाँ पर आपके पास में u की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर दे रखी है 10, मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी 10 है, और यहाँ पर g गया। तो आपका टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा। अब मैंने कहा कि वो मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लिया। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके अंदर में घुमाता तो मैं ये पूछ लेता कि मैक्सिमम टाइम को अचीव करने में कितना टाइम लिया, मैक्सिमम हाइट को अचीव करने में। तो आपको पता है कि भाई जितना टाइम ये t1 इधर जाने में लेगा उतना टाइम ये मेरे पास में नीचे आएगा, और ये टाइम जो होता है ये यहाँ तक का, ये क्या होगा, u/g होगा, और यहाँ से नीचे तक आने का मेरे पास में ये भी u/g होगा। तो भाई जो टाइम मेरे पास में इसका हाफ कर दूं मैं, तो अगर मैं हाफ कर देता हूँ 2 इंटू में 1/2, तो मेरे पास में आ गया 1 सेकंड। ये 1 सेकंड कौन सा है, जब ये एच मैक्स को अचीव कर लेगा। वापसी उसी पॉइंट पर आ रहा है वो 2 सेकंड के अंदर में, लेकिन वो एच मैक्स जो वहां पर अचीव कर रहा है ना, यहाँ पर जो एच मैक्स अचीव कर रहा है वो अपना 1 सेकंड के अंदर में अचीव कर ले। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को लेकर भी बात कर ली। अब मैं कितना ही डेटा इसके अंदर में बना दूं, क्या कोई दिक्कत आएगी आप लोगों को, कभी नहीं आएगी इसके अंदर में। मान लो मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया, चलो आप लोगों को और कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। मैंने क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को कि भाई यू मेरे पास में 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है भाई। आपको लोगों को निकालना है एच मैक्स निकालना है, और आप लोगों को निकालना है कि वो एच मैक्स कितनी टाइम के अंदर में अचीव करता है, यानी कि इसका टाइम निकालना है, कर लोगे। और तीसरा इसके अंदर में, पहली चीज ये, दूसरा चीज ये, और तीसरा आप लोगों को निकालना है कि मेरे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहा हो। आराम से इसके अंदर में कैलकुलेशन कीजिए। हमें पता है कि जब भी हम अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं काम, तो हमें अपना जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, अगर वो मेरे पास में गिवन है तो मेरी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g। वैसे इन दो फॉर्मूलाज को आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लेना भाई, बार बार इनकी जरूरत पड़ने वाली। चलो एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का इसके अंदर मैं आप लोग को करवाता हूं मैं।
कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट ए स्पीड ऑफ वी नोट। क्वेश्चन जो मेरे पास में गिवन है उसको मैं बना रहा हूं, और इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का रहेगा। इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट ए स्पीड ऑफ वी नोट, यानी कि वी नोट से आपने उसको क्या किया, प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ में। प्रोजेक्ट जब भी लिखा जाए तो इसका मतलब है कि आपने ऊपर की तरफ में उसको फेंक दिया है, या फिर कोई एक एंगल के ऊपर में जब गिवन होगा, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तब उसका हम खेल देखेंगे। अभी मैंने कहा कि वी नोट से मैंने उसको फेंक दिया है। फाइंड द स्पीड एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैंने पूछा है कि फाइंड द स्पीड एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्या इस क्वेश्चन के अंदर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को मैंने घुमाया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अगर आप सोच पा रहे होंगे कि मुझे पता है कि मैंने ऊपर की तरफ में फेंका है, मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले तो जब भी कोई भी फिजिक्स का आप क्वेश्चन करते हो ना, तो उसकी एक फिगर जरूर बना लिया करो। फिगर बनाने से हमारा क्वेश्चन आधा तो वहीं सोल्व हो जाता है। मैंने कहा कि यहां से मेरे पास में ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ में थ्रो किया है, ठीक है भाई, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया मैंने, वी नोट वेलोसिटी से फेंक दिया है। अब ये एक मैक्सिमम हाइट करेगा, फाइंड द स्पीड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव कर लेगा। मान लेता हूं मैं ये इसने मैक्सिमम हाइट यहां तक अचीव करी, ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट गया यहां तक, इसने मैक्सिमम हाइट अचीव कर लिया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि भाई ठीक है, आपने यहाँ पर मैक्सिमम हाइट करी, तो हम इस मैक्सिमम हाइट को लिख सकते हैं कि ये मेरे पास में होती है वी स्क्वायर, वी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में वी नोट है, तो वी नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जी हो गया। कहां से आया ये फॉर्मूला, मैंने आप लोगों को ड्राइव करके दिखा दिया है, वहां से फॉर्मूला मेरा ये बन के आया है। फिर भी आप लोग देखना चाहते हैं तो दोबारा से आप जाकर वहां देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको डेरिवेशन करवाया था कि कैसे हमारी कैलकुलेशन होती है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वहां पर 0 हो जाती है। और ये 2 फॉर्मूला मैंने आप लोग को बोले हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी, ये तो आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, बार बार आप इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ में नहीं। ओके, तो अब जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, आपको पता लग गया कि मैक्सिमम हाइट ही हो गई है, ठीक। अब मुझे ये पूछ रहा है कि भाई जब हाफ पर था वो इसके, तो कितनी उसकी वेलोसिटी है। ये वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन ही तो है। अब इसके अंदर मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास में टोटल हाइट हो गई है एच मैक्स, तो ये पॉइंट जो है ये मेरे पास में कहीं ना कहीं उस मैक्सिमम हाइट का हाफ पॉइंट मान लू मैं। तो जो हाइट है ये वाली जो हाइट है, इसको मैं लिख सकता हूँ वी नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g था, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको 4g, क्योंकि इसका हाफ होगा ये जो मेरे पास में टोटल हाइट है उसका हाफ कर दिया, तो मेरे पास में 4g आ गया ना ये। अब जो मेरे पास में यहाँ निकालना है इसको, कि मान लो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसको हमने नाम दे दिया v, जो हमें इस पॉइंट पर निकालनी है। और यहाँ पर जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया था तो ये वेलोसिटी थी आपकी वी नोट। क्या अब इस क्वेश्चन के अंदर में कुछ बच गया? कुछ भी नहीं बचा। आपको h पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं, एक्सेलेरेशन आपको पता ही है। अब एक्सेलेरेशन क्या होगा भाई, जी होगा या माइनस जी होगा? भाई आपने स्टैंडर्ड जो मान लिया ना कि जी को हमेशा क्या लेना है, माइनस जी रखकर ही कैलकुलेशन करनी है, लेकिन नेगेटिव में रखे, क्योंकि वो अर्थ की तरफ में लगेगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट से डाउन साइड में लगेगा, तो इसलिए वो जी की वैल्यू जो है माइनस में रख के अपने कैलकुलेशन को करेंगे। तो इनिशियल थर्ड इक्वेशन लगा दूं मैं, तो थर्ड इक्वेशन लगाई मैंने, वी नोट स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास में वी स्क्वायर है, ये मेरे को कैलकुलेट करनी है, माइनस में वी नोट स्क्वायर इक्वल टू 2 ए एस होता है, तो ए मेरे पास में क्या हो गया, एक्सेलेरेशन माइनस जी हो गया, और यहाँ पर हो गया वी स्क्वायर बाय वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये क्या थी, एच थी मेरे पास में 8, तो ये तो होता है ना फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2 as होता है। तो यहाँ पर ये मेरे पास में फाइनल वेलोसिटी, यू मेरे पास में यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो दी गई है वो हो गई है, ये 2 हो गया, माइनस जी हो गया एक ही जगह पे, और एस मेरे पास में जो हाइट मेरे को निकालनी है, ये यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स इसके अंदर में बनते हैं। आगे धीरे धीरे जब चीजें बढ़ेंगी ना, तो मैं अच्छे से इनको न्यूमेरिकल्स को कैरी आउट करता चलूंगा, और आपको एक पता लगेगा कि हाँ कितने डिजाइन इसके अंदर में, कितने वेरिएशन डाले जा सकते हैं। अब मैं कहूंगा थोड़ी देर के बाद में कि एक पोल से इसको फेंक दिया गया है, उसका क्या सब ट्रिक्स होंगी। अब मान लो मैंने कह दिया कि ये ऊपर की तरफ में फेंक दिया तब क्या होगा, और सिंपली ड्रॉप कर दिया तब क्या कैलकुलेशन। तो ये बहुत सारे वेरिएशन इसके अंदर में क्वेश्चन के आ सकते हैं। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालो आप, जब v की वैल्यू निकालोगे तो इस पूरी कैलकुलेशन को कैरी आउट करना, यहाँ से इसको डिवाइड जो भी आप लोग करना है इसके अंदर में, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस सब्ट्रैक्शन, सिंपल मैथमेटिक्स है। फाइनल आपका रिजल्ट आएगा ये v इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट, ये आपके पास में आंसर। अब मान लो मैं एक कैलकुलेशन और कर, अब मान लो कुछ ऐसी हाइट थी, यहां से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, यहां से ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम के वापसी यहां पर आ, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन का भी, ये बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर कवर करता है, तो यहाँ पर हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये हाइट मान लो मेरे पास में एच हाइट है,
यहाँ से जो बात कर रहा हूँ तो ये मैंने मान लिया एच, तो एच हाइट यहाँ पर भी है, और एच हाइट जब भी वापसी आ रहा था, जब भी इसने इतनी हाइट अचीव कर रखी है, कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से एच हाइट ऊपर भी है, यहाँ पर भी जाते टाइम भी इसने अचीव करी, और वापसी आते टाइम भी ये इस एच हाइट पर है। तो ये टाइम मान लो t1 टाइम है, और ये टाइम मान लो मेरे पास में t2 टाइम। तो ये दो टाइम पर ये इतनी हाइट को अचीव करेगा। कोई भी हाइट हो सकती है, एच आप कुछ भी लगा लो, सिर्फ इस टॉप पॉइंट को छोड़कर हर पॉइंट पर इसका एक एच होगा। किसी ने कहा नहीं जी ये ऐसे पॉइंट ले लो आप, ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है, चलो भाई यहां से ले लेते हैं, ये हाइट 2 बार अचीव करेगा। अब किसी ने कहा नहीं जी यहां से लो आप, बिल्कुल ऊपर से लो भाई, यहां से ले लेते हैं, तो यहां पर भी अचीव करेगा, यानी कि जाते टाइम भी और वापसी आते टाइम भी वो हाइट पर रहेगा वो प्रोडक्ट, वो जो मेरे पास में पार्टिकल है। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी दो हाइट इसके अंदर में अचीव कर रही है, तो दो टाइम यहां पर आ रहे होंगे। अब इन दो टाइम्स की वैल्यू मेरे पास में कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये दो टाइम की वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट में इसके फॉर्मूले के अंदर में बता रहा हूं, आप लोगों को डेरिवेशन के ऊपर में इतना जाने की जरूरत नहीं है। तो t1 टाइम, यानी कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ में जा रहा था, तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं कि u माइनस में यू स्केयर माइनस 2gh, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ में थ्रो किया, ये जो इक्वेशन है ना कहीं से नहीं, ये सिर्फ जो हमारे पास में जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है वहीं से हमने कैलकुलेट करी है। यहाँ पर आप लोगों का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेंगे तो बेटर रहेगा। पूरी डेरिवेशन के अंदर में जाना चाहेंगे तो डेरिवेशन भी मैं पा सकता हूँ, लेकिन कोई वर्थ नहीं है उसका, सिर्फ फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। और फॉर्मूला भी याद नहीं रहता तो कोई इशू नहीं है उसका, हम इक्वेशंस के थ्रू भी उनको कैरी आउट कर सकते हैं। तो t2 टाइम जो रहेगा, यहाँ पर u था मेरे पास में प्लस में, इस नीचे आप लोग g और लिखो, ये मेरे पास में g रहेगा। और यहाँ जो t2 टाइम रहेगा, u यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस में 2gh और डिवाइडेड बाई, तो ये दो फॉर्मूलाज मेरे पास में रहेंगे। अब ये टाइम कौन सा है, देखो ये टाइम मेरे पास में t1 कौन सा है, t1 टाइम ये होगा जब यहाँ पर आप लोग लेके जा रहे हैं, यानी कि जो मेरे पास में u में था और यहाँ पर आपको माइनस यूज करना है, तो ये टाइम हो गया। जब ये वापसी लौट कर आ रहा है, सेम हाइट पर कब पहुंचेगा, यहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे, दो टाइम आगे। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को ये कहना चाहूँ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा, तो आप लोग क्या जानेंगे कि इसको आप ये लिख सकते हैं t1 प्लस में t2। क्यों लिख सकते हैं, ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट। देखो यहाँ पर ये जो टाइम t2 है, ये जो टाइम t2 यहां पर मैंने लिखा है, ये कहां से कैलकुलेट हुआ है भाई, बिल्कुल सही, ओरिजिन से कैलकुलेट। क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूं ना, वो सारी की सारी ओरिजिन से चल रही है। आप ये मत समझना कि ये यहां से चला तो यहां पर t2 टाइम पर पहुंच गया, नहीं भाई गलत कर दोगे आप लोग, क्योंकि मैंने अपना रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन माना हुआ है, तो ओरिजिन से ही मुझे चलना पड़ेगा। तो मैंने ओरिजिन से चलना शुरू किया, तो ये ऑब्जेक्ट ने यहां से चलते चलते चलते, और जब ये इस पॉइंट पर आ गई, मान लो ये बी पॉइंट पर आ गई है, इसने टाइम लिया t2, ठीक। और हमें एक चीज और बताई गई है कि जब भी कोई भी बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी कर रही है, तो जितना टाइम वो उतनी हाइट को अप जाने में लेती है, उतना टाइम वो उस हाइट से नीचे आने में लेती करेंगे कि जितना भी टाइम वो ऊपर जाने में एच हाइट में लेती है, उतना ही टाइम वो एच हाइट नीचे आने में लेगी। ये पॉइंट यहां पर, तो ये एच हाइट तक जाने में टाइम कितना लिया इसने, t1 टाइम लिया। तो इतनी हाइट से नीचे आने में कितना टाइम ले रहा होगा, यहाँ पर भी ये t1 टाइम ले रहा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास में ये t1 जो है यहां से यहां तक का, ये मैं मान लेता हूं O पॉइंट है, तो O से B तक का कितना हो गया, O से B तक का हो गया मेरे पास में t2, और B से मेरे पास में अगर मैं इसको D पॉइंट मान रहा हूं, तो B से D तक आने में कितना टाइम लिया इसने, t1 टाइम लिया। आपको ये भी जानकारी है कि t1 प्लस में t2 कितना होता है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़ के आए थे, जल्दी से रिवाइज करके बताओ मेरे को क्या लिखा है भाई वहां पर, 2u बाई, u क्या होती है मेरे पास में, इनिशियल वेलोसिटी, जिस भी वेलोसिटी से आप लोग ऊपर की थ्रो करते हैं ना, वो मेरे पास में होती है। अब ये मैंने फॉर्मूला आप लोगों को क्यों बताया, अब मान लो एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि बताओ वो दो अलग अलग टाइम्स आप लोगों से पूछ लिए, तब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके अंदर में u की वैल्यू पता है ना आप लोगों को, u की वैल्यू पता है और h किस हाइट पर वो बात कर रहा है, ये दो वैल्यूज आपको पता है, तो आराम से वो दो टाइम निकाल लोगे। तो t2 टाइम आप लोगों को ये जानकारी हुई। अच्छा इसी के अंदर में थोड़ा सा और मैं चेंज डालता हूँ, मान लो मैं ऐसा कहता कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से ऊपर की तरफ में तो गया, ऊपर की तरफ में गया, और ये मेरे पास में h हाइट यहाँ पर है, ये मेरे पास में h हाइट है, और इसने टाइम लिया t2 और ये टाइम लिया t1। मैंने कहा कि ये मैंने पॉइंट है, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट है,
तो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आने में ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया, बी पॉइंट से और सी पॉइंट तक आने में ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया। तो आपको पता है कि भाई ये मेरे पास में पूरा यहां से लेकर, अगर मैं ओरिजिन से लेकर और इस सी पॉइंट तक की बात करूं तो ये मेरे पास में t2 टाइम है। उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, इस साइड वाला माइनस कर दूं, तो मैं ये निकाल सकता हूं कि मेरे पास में क्या ही होगी, ये बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लिया है। तो ये कैलकुलेशन भी आप इसके अंदर आउट कर सकते हैं कि डायरेक्टली अगर एग्जामिनर आप लोगों से ये पूछ ले कि बी पॉइंट यानी कि सेम हाइट को अचीव करने में, सेम हाइट को क्रॉस करने में उसने कितना टाइम लिया, तो t2 माइनस में t1 आप लोग कर सकते हैं। अब इसके अंदर में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी तरफ में एक तो डाल लेते हैं। अब मैंने कहा है क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं कि एक बॉल है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आज का ये। उसमें बोल रहा है द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। बॉल है उसको 40 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड भेजा गया है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में हम दो तरीके से अप्रोच लेकर चलेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि वो हाइट कितनी है जो विंडो यहां पर आप लोगों को गिवन होगी। चलो क्वेश्चन पूरा करता हूं। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। द टाइम गैप टू क्रॉस विंडो इज 2 सेकंड। ये कह रहा है कोई विंडो है उसको क्रॉस करने में मतलब वो पहले नीचे से गया ऊपर और फिर वापसी नीचे आ गया। उस विंडो को पूरा क्रॉस किया, क्योंकि ऊपर हमने फेंका है तो एक बार विंडो के पास से गुजरता हुआ आगे से जाएगा और फिर नीचे आता हुआ लौटता हुआ भी उसको क्रॉस करता हुआ आएगा। तो कह रहा है कि जब उस विंडो के पास में पहुंचा, मतलब पैरेलल पहुंचा, फिर ऊपर गया, मान लो इतनी बड़ी विंडो है मेरे पास में और ये विंडो यहां से आते हुए ऐसे आया, फिर वापसी जा रहा है ये नीचे की साइड में। तो आप लोग विंडो समझ सकते हैं कि इसके अंदर में 2 बार उसको क्रॉस करके जा रहा होगा। तो कह रहा है कि विंडो को क्रॉस करने में उसने कितना टाइम लिया भाई, यहाँ पर 2 सेकंड लिया है। जैसे आप लोग कोई देखिए ऊपर की तरफ में बॉल उछालिए तो एक ही पॉइंट को वो 2 बार क्रॉस करते हुए आ रही है। तो इसने कहा कि उसको क्रॉस करने में इसने कितना टाइम लिया, 2 सेकंड लिए। तो कह रहा है कि फाइंड हाइट ऑफ विंडो। विंडो की हाइट आपको फाइंड करनी है कहां से, जो भी आप लोगों ने ओरिजिन माना है, जो भी ग्राउंड आप लोगों ने उसके अंदर में रेफरेंस पॉइंट के रूप में इसके अंदर में गिवन है। चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच अभी मैंने बताया था, वो यूज करना आपको। करो उसको सोल्व, वीडियो को पॉज करो, t1 और t2 निकालो और इसकी कैलकुलेशन करो। अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा सा यहां पर देख लो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को इसके अंदर में इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर में बता देता हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और घबरा जाते हैं कि विंडो को क्रॉस किया है। ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के ही क्वेश्चन, विंडो को क्रॉस किया है तो 2 सेकंड है, बॉल की स्पीड ये है, तो कैसे मैं उसकी हाइट को कैलकुलेट कर। लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, थोड़ा सा अपने सोचने के दायरों को खोलेंगे, आपका, मैंने कहा ना कि अगर आप उसकी एक ग्राफ बना लेंगे, यानी कि एक फिगर बना लेंगे अपने क्वेश्चन की, तो आपके क्वेश्चन जो 80% सोल्व हो जाते हैं। तो समझने की कोशिश करो। मान लो ये विंडो यहां से यहां पर है, ये विंडो मेरे पास में मान, और इस दीवार से इसके ऊपर में, ठीक, मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ में फेंका। मान लो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ में गई और जब ये यहां से गुजर रही थी तो ये ऊपर जाती है और फिर ये वापसी आ रही है यहां पर। अब ये क्या कर गई, इसको क्रॉस कर गई है और फाइनली फिर क्या करेगी, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ में गिर जाएगी। तो मुझे ये पता है कि भाई ये जो है ना, यहां से जब चलना शुरू किया, जब ये इस विंडो के बिल्कुल पैरेलल आ गई थी और फिर ये ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे की तरफ में आती है, तो इसको क्रॉस करने में इसने टाइम कितना लिया, सेकंड लिया। कहीं वो चीज तो नहीं है कि वो सेम रेफरेंस पॉइंट को कितनी देर में कवर कर रही है, ऐसा कुछ मैंने टॉपिक अभी, बिल्कुल रेफरेंस पॉइंट था, मैंने अभी क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट यहां पर मान लिया कि वो सेम पॉइंट पर लौट कर कितनी देर में आएगी। तो सेम पॉइंट पर लौट कर तो भाई वो आएगी 2u/g के अंदर में। अब यहां पर व्यू क्या है मेरे पास, ये u मुझे नहीं पता कि इस पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट थी, ये u कहां की लोगे आप लोग। ये जो यहां पर u लेते हैं ना, जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट आप यूज करते हैं ना, वहां के u लेते हैं। मान लो ये मैंने u लिया, यहां पर मैंने u से प्रोजेक्ट किया, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से मैंने प्रोजेक्ट किया। क्वेश्चन के अंदर में दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको ऊपर की तरफ में भेजा है। लेकिन क्या यहां पर जब ऑब्जेक्ट पहुंची होगी तो क्या 40 मीटर पर सेकंड रही होगी उसकी, नहीं रही होगी। तो मुझे इस फॉर्मूले के अंदर में u वहां की लेनी है जो मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर में कर क्या रहा हूं, थोड़ी पीस ऑफ माइंड के साथ सोचने की कोशिश करो कि मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ में भेजा और ऊपर से वो नीचे की तरफ में आ रही है। तो मुझे अगर ये पता लग जाए कि यहाँ की u क्या है मेरे पास में, यानी कि u डैश अगर इसको मान लूं मैं, तो मैं मेरे को u डैश यानी कि फाइनल वेलोसिटी पता होगी, इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, a पता होगा, तो मैं थर्ड इक्वेशन से h नहीं निकाल लूंगा, आराम से आ जाएगा ना। बस वही तो मैं कैलकुलेशन यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुझे पता है कि इतना टाइम लिया इसने, 2 सेकंड का यहाँ पर यूज किया है। अब 2 सेकंड इसने लिया है
तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट थी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी जो मेरे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट था वो था 2u-g। इस u से भाई घबराना नहीं है, ये u वो है जो भी आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। किसी के दिमाग में आएगा नहीं जी यहाँ से नहीं ले रहा मैं, मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो भाई यहाँ पर कोई अलग वेलोसिटी होगी ना, u डबल डैश हो सकती है। मान लो 10 थी, यहाँ पर 5 आ गई, यहाँ पर 2 आ गई है, तो आप 2 कंसीडर करोगे ना उसकी वेलोसिटी इस फॉर्मूले के अंदर में। ऐसा थोड़ी ना कि इनिशियल वेलोसिटी 40 रख दोगे, फिर तो वो यहाँ से यहाँ तक का लौटने का टाइम आ गया आपका, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी जो मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, ये बार बार इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहीं पर गलतियां होती हैं, और इस पॉइंट को मैं नोट करके ही आप लोगों को बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर में ये चीज सेट हो जाए कि ये यू हमें वो लेना है जिस पॉइंट को हमने रेफरेंस माना है, उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है। चलिए, ये मेरे पास में 2 सेकंड हो गया, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यू डैश मेरे पास में कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि ऑब्जेक्ट जब यहां पर पहुंची थी ना, यहां पर उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। देखो इनिशियल उसकी 40 थी, लेकिन जब ऊपर की तरफ में जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ में लग रहा है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ में जा रही है, तो क्या होगा भाई, एडिशन होगा। वही हुआ, 40 से कहां पर आ गई वो 10 के ऊपर में आ गई। वो 2 की पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि V और A मेरे पास में अगर सेम डायरेक्शन में है तो है भाई मेरे पास में एक्सेलरेशन, V और A मेरे पास में अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहां पर क्या होगा, एडिशन। अब यहां पर आ गया मेरे पास में U, क्या अब मैं इस हाइट को नहीं निकाल सकता, ये H हाइट अगर मैं मान लूं तो ये H हाइट यहां पर हो गई है कितनी, ये हो गई मेरे पास में, अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास में 10 आ गई है, का स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40, तो 40 का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 10 लिखूंगा मैं, क्योंकि जी मेरे पास में टुवर्ड्स द अर्थ लग रहा है। एच की हाइट में यहाँ पर निकाल लूंगा, जब आप इसको कैलकुलेट करना भाई, जो भी आपकी इसकी कैलकुलेशन आए मेरे को, माइनस में ये हो गया 4 चौक 16 प्लस हो, और ये हो गया मेरे, ये आपके पास में आ गया कितना, -1500 डिवाइडेड बाई 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास 75। आपको इसकी हाइट जो मिली है वो आई है आपके पास में 75 मीटर। तो ये जो पोल है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, जो विंडो है, ये कहां से, जो भी आपने रेफरेंस पॉइंट माना है ना वहां से इसकी हाइट है 75 मीटर। हो सकता है कि एग्जामिनर किसी और पॉइंट को उठा के दे दे, मान लो मेरे दिमाग के अंदर में आया नहीं भाई, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ से मैंने रेफरेंस पॉइंट दिया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर गई, और ये यहाँ से मैंने इसको देखना चाहा कि इस पॉइंट से जो विंडो थी, इस पॉइंट से मेरे पास में कितनी हाइट के ऊपर। तो ऐसे कितने ही क्वेश्चन इसके अंदर में एग्जामिनर बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी इसके अंदर पूछा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपका मोशन अंडर ग्रेविटी लेके चल रहा है। आपको दो चीजों की बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास में यू स्क्वायर बाई 2g होता है, कहां से आया मैंने बता चुका हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g। फॉर्मूले तो सब लोग याद कर लेते हैं, लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है इसके ऊपर में आप लोगों को थोड़ा सा वक्त लगता है, जैसे जैसे रिदम पकड़ोगे समझ में आ जाएगा। जैसे इसके अंदर में आप लोगों को अगर थोड़ा भी आइडिया आया होगा कि 2 सेकंड तो मैंने दे दिया इसके अंदर, तो इनडायरेक्टली वो किससे रिलेटेड बात कर रहा था, वो कहीं ना कहीं टाइम ऑफ फ्लाइट के क्वेश्चंस को लेकर बात कर रहा था। तो एग्जामिनर अपने क्वेश्चन के अंदर में डेटा देता है ना, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और हर डेटा का अपने को यूज करना चाहिए। चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन इसके अंदर में यूज करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये आप कौन से फॉर्मूले से और कर सकते थे, जो हमने दो फॉर्मूले अभी सीखे थे ना, उससे भी आप यूज कर सकते थे। वो कैसे यूज करते हैं भाई, मेरे पास में T1 टाइम है, ये मेरे पास में T2 टाइम है, तो टोटल T2 में से आप क्या करते T1 माइनस कर देते, तो वहां से आपके पास में ये H की वैल्यू निकल, जो हमने दो फॉर्मूले जिसके अंदर में देखे थे ना, यहाँ पर मैंने आपको दो फॉर्मूले सिखाए थे कि टाइम को आप दो फॉर्मूलेज के थ्रू निकाल सकते हैं, T1 टाइम और T2 टाइम। याद रखो तो वेल एंड गुड है, नहीं रखो तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि T1 क्या है और T2 क्या है। यानी कि वो टाइम नीचे से ऊपर तक जाने का, जो बी पॉइंट तक वो T2 है, और नीचे से इस पॉइंट तक जाने का वो मेरे पास में T1 है, जिसको हम पैरेलली, क्योंकि इधर भी उतना ही है मेरे पास में जितना वो नीचे की तरफ में आने मिलेगा, इसलिए हम उसकी कैलकुलेशन इसके T1 प्लस में T2 करते हैं, दैट इज इक्वल टू टोटल मेरे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, काफी बार क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर में देखा गया है। मान लो आपके घर के अंदर में एक टैप है, नल है, कुछ इस तरह का है, या आपके घर के अंदर में कैसा बने जाना चाहिए, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, नल बन गया भाई हमारा। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसके अंदर में जो पानी है ना, यहां से
देखा होगा कि घर में जब पानी नहीं आ रहा या टैप थोड़ा बहुत खराब हो जाता है तो वहां से क्या गिरने लग जाता है, पानी के जो है ना टप के नीचे की तरफ में गिरने लग जाते हैं, उसकी ड्रॉप जो है वो नीचे की तरफ में गिरने लग जाती है। तो क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ना, बहुत अच्छे से समझना इसको भाई, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। इसके अंदर में बोल रहा है कि जो मेरे पास में ड्रॉप्स गिर रही है ना, ड्रॉप्स गिर रही हैं, इनके ड्रॉप्स के गिरने का टाइम जो है वो 1 सेकंड है। यानी कि गैप जो है, बताइए क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, कि हर ड्रॉप के गिरने का टाइम गैप है वो 1 सेकंड, यानी हर 1 सेकंड में ड्रॉप गिर रही है। हर 1 सेकंड के अंदर में 1 सेकंड में यहाँ पर ड्रॉप चलेगी, दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ रही है, फिर चौथी आ रही है, पांचवी आ रही है, ऐसे ड्रॉप गिरती जा रही है। यानी हर 1 सेकंड के बीच में, गैप के बीच में ड्रॉप जो है वो गिर रही है। पहली चीज तो ये। अब आप लोगों से ये पूछ रहा है कि जब यहां से पांचवी ड्रॉप गिर रही होगी, व्हेन फिफ्थ ड्रॉप, जब यहां से इस नल से पांचवी ड्रॉप गिर रही होगी, आपको जो पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कि सेकंड एंड थर्ड, उनके बीच में गैप कितना, निकाल लो इस क्वेश्चन। फिर से समझो इस क्वेश्चन को, कि दो जो ड्रॉप्स यहां से गिर रही है ना, हर ड्रॉप के बीच में गिरने का जो ड्यूरेशन है वो 1 सेकंड है। यूज यही होंगी इक्वेशन ऑफ मोशंस, लेकिन कैसे यूज होंगी ना, वो लेवल यहां से पता आप लोगों को। क्वेश्चन के अंदर में कुछ भी नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट अपने ढीले करने पड़ेंगे थोड़ा। ये कह रहा है कि हर 1 सेकंड में जो ड्रॉप है ना, क्योंकि ये आगे जगलर्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं ऊपर में वगैरह, चलो उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, पहले इसको समझते हैं। हर 1 सेकंड में बूंद गिर रही है, तो कह रहा है कि जब पांचवी बूंद गिर रही होगी तो आपको सेकंड और थर्ड बूंद के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो निकालनी। चलो कोई नहीं, शुरुआत करते हैं। मान लो मेरे पास में पहली बूंद यहां से गिरी, जब ये पांचवी बूंद यहां पर गिर रही होगी, मान लो हमने कहा कि ये फिफ्थ बूंद है, फिफ्थ है ये। फिफ्थ कब गिरेगी, जब पहली बूंद गिरी होगी वो कहीं यहां पर पहुंच चुकी होगी, दूसरी बूंद आई होगी वो यहां पर आ चुकी होगी, तीसरी बूंद यहां पर आ चुकी होगी, चौथी बूंद यहां पर आ गई होगी, और पांचवी बूंद यहां पर। जब हर सेकंड के बाद में है, तो जब यहां से पांचवी बूंद गिर रही होगी तो पहली बूंद कहां पर चली होगी, वहां पर चली गई होगी। कितने टाइम के बाद में, ये 5 सेकंड के बाद में इसकी दूरी यहां पर रही होगी। ठीक, दूसरी बूंद जो है वो यहां पर है, कितने टाइम के बाद में, 4 सेकंड के बाद में, और वो फोर्थ सेकंड पर। या फिर इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा और अलग तरीके से मैं, मतलब आपको एक सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश कर। भाई 5 बूंद तो आपको पता लग गई कि पांचवी जब यहां से गिरने वाली होगी तो 4 बूंदे नीचे की तरफ में जा चुकी होंगी। अभी पांचवी बूंद गिरेगी कब, इससे पहले जब ये आया होगा तो कितना टाइम बीत चुका होगा। भाई पहली बूंद गिर गई, दूसरी बूंद गिर गई, यहां पर पहुंच गई, तीसरी बूंद यहां पर पहुंच गई है, चौथी बूंद यहां पर पहुंच गई है। तो टोटल कितना टाइम बीत चुका है। जब ये पांचवी गिरने वाली होगी तो ऑलरेडी हमारे पास में कितने टाइम जा चुकी है, 4 सेकंड मेरे पास में जा चुकी है। यानी कि फोर्थ सेकंड के ऊपर में मेरी 4 बूंदे जो है वो नीचे की तरफ में जा चुकी है। ये जब गिरेगी, वो जब मेरे पास में फिफ्थ जो सेकंड आएगा उसमें ये ड्रॉप नीचे गिर जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि 4 सेकंड के अंदर में जो हमारी बूंदे हैं वो कहां पर चली गई है। तो पहली बूंद जो है वो 4 सेकंड में यहां पर पहुंच चुकी होगी, क्योंकि पहली बूंद अपने ऑलरेडी 4 सेकंड कवर कर चुकी है। थर्ड बूंद 1 सेकंड बाद में गिरी है, तो उसने कितना ट्रेवल किया होगा, 3 सेकंड उसने ट्रेवल किया होगा, यानी कि ये मेरे पास में 3 सेकंड आ गई है। दूसरी बूंद मेरे पास में थी, तीसरी बूंद जो है यहां पर है, ये मेरे पास में आई है, तो उसने कितना गया, तीसरा और चौथा, यानी कि 2 सेकंड उसने ट्रेवल किए, वो यहां पर पहुंच गई होगी। चौथी बूंद है उसने यहां पर किया, ये मेरे पास में फोर्थ आ गया, तो इसको 1 सेकंड हो गया। पांचवी बूंद अभी गिरी नहीं है, यानी कि कहां पर है, ये ओरिजिन के ऊपर। इसको वर्ड्स, इन वर्ड्स को अच्छे से समझना जो यहां पर समझाए जा रहे हैं, कि जो गैप है ना हर एक के बीच में 1 सेकंड का है। पांचवी ड्रॉप जब गिरने वाली है तो मुझे सेकंड और थर्ड के बीच का गैप बताना है। तो 5 ड्रॉप मैंने गिरा ली नीचे की साइड में, मतलब पांचवी अभी गिरने वाली है, तो पहली बूंद है वो 4 सेकंड कवर कर चुकी होगी। भाई पहली सेकंड के अंदर में मेरे पास में यहां पर पहुंची, दूसरी सेकंड के अंदर में यहां पर पहुंची, तीसरी सेकंड में यहां, चौथी सेकंड में यहां पर, यानी इसने 4 सेकंड ट्रेवल किए। तीसरी बूंद आई 1 सेकंड के बाद में, तो वो यहां पर पहुंची होगी, यानी कि उसने 3 सेकंड ही ट्रेवल किए। फिर दूसरी बूंद आई, उसने यहां तक ट्रेवल किया, चौथी बूंद आई उसने यहां तक, और पांचवी अभी वहीं बैठी हुई है। अब जो आप लोगों से पूछ रहा है वो कह रहा है कि थर्ड और फोर्थ के बीच में कितना गैप है, ये पता करना। क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं था, सिर्फ वर्ड्स का खेल था, थोड़ी समझ का खेल था। क्या इसके अंदर में कुछ डिफिकल्ट, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफाइड वे में आप ये लिख सकते हैं
कि यहाँ पर जब ये बूंद है, जब इनिशियल इनकी वेलोसिटी है वो कितनी है भाई मेरे पास में 0 है, और जब ये हाई ट्रेवल करती है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ct² लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ at² का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे पास में ये h कितना हो गया, h हो गया यू टी, ये a की वैल्यू क्या लेता हूँ, g लेता हूँ, t। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, g की वैल्यू माइनस रख लेंगे, कोई इशू नहीं उसको। अब यहाँ पर देखो कि मेरे पास में u आ गया यहाँ से, जो सेकंड ड्रॉप की बात करूं मैं, जो सेकंड ड्रॉप कहां पर है भाई, ये मेरे पास में सेकंड ड्रॉप है, कितना टाइम चल चुकी होगी ये, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से कितनी हाइट ट्रेवल करी इसने, हाफ की डिस्प्लेसमेंट जो हमने ओरिजिन ऊपर वाले को मान लिया, तो नीचे की साइड में हम सारी कैलकुलेशन इसके अंदर में पॉजिटिव में लेके चल रहे हैं, तो जी की वैल्यू में डायरेक्टली बोल सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 10, पास में 10 लिख दिया जी की वैल्यू को, पॉजिटिव के अंदर में हम इसके मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि दोनों बूंद नीचे की साइड में आ रहे हैं तो हम जी को सेम डायरेक्शन के अंदर में रखकर उसकी वैल्यू को +10 भी रख सकते हैं, अगर दोनों कैलकुलेशन हम सेम डायरेक्शन के अंदर। कितने टाइम तक चली मेरे पास में सेकंड बूंद, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 सेकंड तक चली, तो 3 आ गया भाई, आ गया स्क्वायर। थर्ड बूंद की बात करते हैं, तो थर्ड बूंद कितनी चली, 10 इंटू में कितने टाइम तक चली है भाई वो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थर्ड मेरे पास में 2 सेकंड तक ही चली है, तो यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 5 मेरे पास में आ जाएगा, यहाँ से कट होकर 5 आ गया, सेकंड में से आपको थर्ड माइनस कर देना, तो 5 माइनस में 9 हो गया, और यहाँ से आपके पास में 4 आ गया, लेकिन सेकंड में से थर्ड को माइनस करना है, तो 5 और ये आ गया मेरे पास में 5, आपके पास यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, जो मेरे पास में ड्रॉप्स हैं इस ड्यूरेशन के अंदर में, कहां पे, जब इस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं तो कितने मीटर चल चुकी है वो, 25 कर गई है। क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं था, सिर्फ आपका सोचने का इसके अंदर डेवलप करना था कि भाई आपको ये सोच डेवलप करनी है कि 5वीं ड्रॉप गिरने वाली है, गिरी नहीं है, यानी कि 4 ड्रॉप ऑलरेडी गिर चुकी हैं, तो पहली ड्रॉप मेरी यहां पर पहुंच चुकी होगी जो कि 4 सेकंड टाइम ट्रेवल कर गई, दूसरी ड्रॉप 3 सेकंड ट्रेवल कर गई होगी, तीसरी ड्रॉप मेरे पास में 2 सेकंड ट्रेवल कर गई है, और पहली ड्रॉप मतलब फोर्थ ड्रॉप है वो मेरे पास में 1 सेकंड ही ट्रेवल करी है। अब 5वीं ड्रॉप आने वाली है जो कि अभी कहां पर बैठी है, ओरिजिन के ऊपर में बैठी है, तो ओरिजिन से हम ये कैलकुलेशन करेंगे कि पहले वो ऑब्जेक्ट ने कितना किया, दूसरे ने 2 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, और थर्ड वाली 3 सेकंड के अंदर में कितना ट्रेवल करके चली गई, तो ये आपका आंसर है 20। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत खूबसूरत टाइप बनता है क्वेश्चंस का, जिनको आप लोगों ने जाना होगा, जगलर, ये जगलर प्रॉब्लम, ये क्या है, हर एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर में मान लो मैं और भी कुछ वेरिएशन डालना चाहूँ तो क्या कोई दिक्कत आएगी आप लोगों को, अभी मैंने क्या कहा 1 सेकंड का गैप दे दिया, मान लो मैं इस क्वेश्चन के अंदर में थोड़ा सा वेरिएशन और डालता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को करना दे देता हूँ कि जो ड्रॉप है उनके बीच का टाइम जो है वो 2 सेकंड है, हर ड्रॉप के बीच का ड्यूरेशन है वो 2 सेकंड है, तो आपको बताना है कि जो फोर्थ और फिफ्थ ड्रॉप है उनके बीच में कितनी दूरी होगी जब सेवंथ ड्रॉप जो है ना, सेवंथ ड्रॉप वो गिरने वाली होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कि सेवंथ ड्रॉप जब गिरने वाली होगी तो फोर्थ और फिफ्थ के बीच की दूरी आप लोग को बतानी है। कैलकुलेशन करेंगे सिंपल, वही जो अभी बताया उसी तरीके से थोड़ा सा अपना सोच बढ़ाएंगे कि कैसा भी क्वेश्चन घुमा सकता हूं मैं, टाइप यही रहेगा। देखो कोई भी एग्जाम होता है ना, उसके अंदर में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है, सिर्फ रिपीट होते हैं के ऊपर में अपने जगलर्स के क्वेश्चंस को लेते हैं। जगलर होता क्या है, जगलर आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक बॉल होती है, उसके हाथ में 2 बॉल्स होती हैं, एक को ऊपर फेंकता है, फिर ये अपने हाथ में जाती है इसके, इसको लेता है, फिर ऊपर फेंकता है, इस तरह से उसकी क्या कंटिन्यूटी चलती रहती है, यानी करता क्या वो, एक को इसमें देगा, ऊपर फेंकेगा, फिर नीचे ऊपर, कभी 3 बॉल होगी, कभी 5 बॉल होगी, कभी 6 बॉल होगी, कितनी भी बॉल उसके पास में हो सकती है उसके हाथ। तो वो एक्चुअली कर क्या रहा है, देखो बॉल को ऊपर की तरफ में फेंका, बॉल एक मैक्सिमम हाइट को अचीव किया, इतनी देर में जब तक वो बॉल उसके हाथ में आएगी तब तक इस हाथ वाली बॉल इस हाथ में चली जानी चाहिए, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि ये जो बॉल गई है ना, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये जो पहली बॉल इसने फेंकी है, ये जो पहली बॉल फेंकी है, अगर मान लो इस हाथ में उसके 5 बॉल है, इस हाथ में उसके 5 बॉल है, चलो सिंपल करता हूं मैं, इस हाथ में उसके 4 बॉल है, तो यहां से बॉल, पहली बॉल जब ऊपर गई है, इस हाइट पर पहुंची, इतने में उसने दूसरी बॉल अपने हाथ में ले ली है, ऊपर की तरफ में फेंकेगा, ये पहली वाली बॉल है वो थोड़ी ऊपर की तरफ में चली गई होगी, दूसरी बॉल उसके पीछे पीछे जा रही होगी,
इधर से तीसरी बॉल आ गई है, ये बॉल पहली वाली घूम के थोड़ी नीचे की साइड में आ गई होगी, फिर ये चौथी बॉल ले लेगा, यहां पर उसके हाथ में आ गई है, फिर जो पहली बॉल थी वो वापसी उसके हाथ में आ गई है। अब ध्यान से सुनो, अभी जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाए थे कि सेम ओरिजिन मान रहे हो ना आप लोग, तो पहली बॉल ने यहां से और वापसी उसके हाथ तक आने में जो टाइम लिया, क्या बोले, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मुझे ये पता लग जाए कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लिया है, तो मैं आराम से उसकी सारी कैलकुलेशंस कर सकता हूं। चलिए क्वेश्चन लिखो, इसको देखते हैं इसके अंदर में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो मेरे पास में 6 ऑब्जेक्ट है उसके पास, यानी कि 6 बॉल्स हैं, जगलर है उसके पास में 6 बॉल्स हैं, 6 बॉल्स हैं, और जो शिफ्टिंग करने का टाइम है ना, शिफ्टिंग का मतलब है कि एक हाथ से दूसरे की तरफ में लेके जा रहा है, वो 1 सेकंड मैंने आप लोगों को दे दिया। तो कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम, यानी कि वो जो बॉल है वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई होगी, तभी तो उसके पास में वो पूरा टाइम जो उसके पास में बचेगा। नहीं तो क्या होगा कि वो उस मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंचेगी, तो अगर उसके पास में चौथी बॉल जो बची हुई है वो उस दूसरे हाथ में जाने से पहले उससे आके टकरा जाएगी ना। तो मुझे ये देखना है कि वो मैक्सिमम हाइट जब तक पहुंच जाएगी, उसके बाद में वो नीचे की तरफ में गिरना शुरू करेगी, तभी तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, आराम से रिसीव कर सकता हूँ। चलो अब देखो, यहां पर मैंने पहली बॉल को फेंका, ये 6 बॉल मैं यहां पर बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब ये जो यहां पर है मेरे पास में, ये फर्स्ट बॉल यहां पर आ गई है, यहां पर सेकंड बॉल है, यहां पर मेरे पास में थर्ड बॉल आ गई है, यहां पर मेरे पास में फोर्थ बॉल आ गई है, यहां पर मेरे फिफ्थ आ गई है, और अभी उसके हाथ में है सिक्स्थ बॉल। सिक्स्थ बॉल को फेंकी नहीं उसने। इतने में क्यों नहीं फेंक रहा? क्योंकि पहले उसके पास में, मेरे को तो ये पता लगना चाहिए कि फर्स्ट बॉल वापसी वहां पर कब आई। जब मैंने फर्स्ट बॉल को यहां से इनिशियली भेजा था, ये मेरे पास में फर्स्ट बॉल थी, तो ये घूम के फिर इस पोजीशन पर गई, फिर यहां पर गई, फिर ऐसे घूमते हुए नीचे आ गई है। अभी जैसे ही यहां पर ये फर्स्ट बॉल पहुंच गई है, तो मुझे ये पता लगा कि ये इतना टाइम उसने ट्रेवल किया, इतने टाइम तक उसने ट्रेवल किया, तो ये उसका क्या कहलाएगा, ये कहलाता है उसका क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू 2u/c, ठीक। अब ये कितना टाइम लिया इसने भाई, जब ये बॉल यहां पर फेंकने वाला है, यानी कि कितनी बॉल फेंक चुका है, कितना टाइम लग चुका है, पहली बॉल फेंकी यहां पर पहुंची, दूसरी बॉल फेंकी यहां पर पहुंची, तीसरी बॉल फेंकी यहां पर, चौथी फेंकी यहां पर, पांचवी फेंकी यहां पर, 5 सेकंड के बाद में उसके हाथ में आ गई। कंसेप्ट के अंदर में आपको घुसना है इसका कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। न्यूमेरिकल डाटा कुछ भी दे, कैसा भी घुमा के दे दे, लेकिन आपका कंसेप्ट इसके अंदर में दिमाग ये लगाना है कि भाई मैं फेंक रहा हूं, तो छठी मैंने अभी फेंकी नहीं है ना। क्यों नहीं फेंकी है? क्योंकि मेरे पास में पहली ऑलरेडी आ गई है। तो मुझे तो ये पता नहीं कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक आने में उसने कितना टाइम लिया है, वो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग जाएगा, तो मैं आराम से सारी कैलकुलेशन कर लूंगा। तो मैं ये देख लेता हूं कि भाई इसको हर एक सेकंड के अंदर में मैं थ्रो कर रहा हूं, शिफ्टिंग टाइम जो है मेरे पास में 1 सेकंड है, यानी कि इस बॉल से इस हाथ में ले जाने का 1 सेकंड का मैंने टाइम दिया है, यानी कि एक एक सेकंड के दौरान वो क्या कर रहा हूं, ऊपर की तरफ में फेंक रहा हूं। तो ये मेरे पास में 1 सेकंड है, ठीक। तो मेरी एक्चुअल बॉल जो फर्स्ट थी वो कितनी ट्रेवल कर गई है, फर्स्ट का पूछ सकता है, सेकंड का पूछ सकता है, फोर्थ का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। लेकिन आपको कंसेप्ट इसके अंदर तैयार रहना चाहिए कि फर्स्ट की बात कर रहा है, तो वही ये फर्स्ट कितनी ट्रेवल कर चुकी होगी, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड वो ट्रेवल कर चुकी होगी। छठी को अभी फेंका नहीं है क्योंकि उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक। तो टाइम आपको पता लग गया 5, तो 2u/g हो गया, और u की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 50, और ये आ गया 25। क्या यही आया आपका 25 मीटर पर सेकंड? लेकिन क्या मेरे पास में क्वेश्चन में u पूछा था, तो मैक्सिमम हाइट पूछी थी भाई। तो मैक्सिमम हाइट का आपको फॉर्मूला नहीं पता क्या? वो मैं याद करवाया मैंने, u² / 2g। u की वैल्यू मेरे पास में 25 इंटू आ गई है, 2 इंटू में जी, तो आप इसको कैलकुलेट करना भाई, कहीं ये आपकी वैल्यू, जी की वैल्यू 10 रखेंगे, 31.25, यानी कि जो बॉल थी ना आपकी, ये मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव कर चुकी थी, 1, इतनी हाइट पर जाने के बाद में ये वापसी आ रही है, और वापसी आ रही है तभी हम इनको क्या कर पा रहे हैं, शिफ्टिंग कर पा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर में क्या रहेगा, और वेरिएशन डाल देता हूं मैं भी। चलो, मैंने कहा कि क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि मैंने टाइम डिक्रीज कर दिया, जो शिफ्टिंग का टाइम था ना, एक हाथ से लेकर
दूसरे हाथ में जो पहुंचा रहा है, ये शिफ्टिंग टाइम मैंने 0.5 सेकेंड। और बॉल्स मैंने आप लोगों को दे दी कितनी, जो फेंक रहा है ऊपर की तरफ में बॉल, वो 4 बॉल फेंक रहा है, 4 बॉल्स फेंक रहा है। तो आपको इसके अंदर में कैलकुलेट करना है कितनी मैक्सिमम। क्वेश्चन के अंदर में कुछ भी नहीं है, जो अभी कंसेप्ट समझा है वही है कि उसके अंदर में क्या कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है। तो पहली बॉल फेंकी, वो ऊपर जा चुकी है। दूसरी बॉल फेंकी, ऊपर जा चुकी है। तीसरी बॉल फेंकी, ऊपर जा चुकी है। चौथी बॉल जब फेंकने वाला था, इस हाथ से इस तरफ में शिफ्ट कर लिया उसने, तो ये हाथ खाली हो गया। पहली बॉल उसके हाथ में आ गई। कितना बॉल ट्रेवल कर चुकी होगी, 1 2 3 सेकंड उसके अंदर ट्रेवल कर चुकी होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोग के पास में कितना आ जाएगा, 30 सेकंड आ जाएगा। अब एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो जगलर्स के केस के अंदर, जगलर होता है जो सर्कस के अंदर में दिखाता है, जगलर हो गया, स्टोन हो गया, कुछ भी आप लोग उसके अंदर में यूज कर सकते हैं। फेंक रहे हैं बार बार अपने, वो बचपन में करते थे ना, चीजें ऊपर की तरफ में फेंक रहे हैं, दूसरे हाथ से लपक रहे हैं, इसी तरह की चीजें इसके अंदर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप डायरेक्टली इसके अंदर में ये यूज कर सकते हैं कि मान लो मेरे पास में जो भी टाइम है, जो भी शिफ्टिंग टाइम है, शिफ्टिंग टाइम इंटू में जो मेरे पास में एन जितनी नंबर ऑफ बॉल्स हैं माइनस, ये आप लोग यूज कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑफ। पिछले क्वेश्चन के ऊपर में मैं लगाना चाहूंगा तो कितनी बॉल्स थी मेरे पास में, 6 बॉल थी, और शिफ्टिंग टाइम 1 सेकंड था, तो 1 6 माइनस 1, यहाँ से आपका है 5 सेकंड। 5 सेकंड तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था यहाँ पर। बस आप लोग को वो इमेज डेवलप हो जाना चाहिए कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने आप लोग को करवाया क्या अभी तक मैं अगर आप लोगों को क्विक रिवीजन देना चाहूं तो मैंने आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशंस के सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट इक्वेशन रखो, वैल्यूज रखो उसके अंदर में और आप उसके आंसर को कैलकुलेट करो। ठीक भाई। फिर मैंने आप लोगों को करवाए टैप से रिलेटेड क्वेश्चंस, थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस थे उसके अंदर। फिर यहां पर मैंने आप लोगों को करवाए जगलर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनर के बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं और होता कुछ नहीं इनके अंदर में। ठीक, अभी जो हम देखेंगे ना, जो नेक्स्ट टाइप होगा हमारे पास में, वो होगा टावर बेस्ड, यानी किसी टावर के ऊपर में खड़े हो गए हैं और टावर से किसी को ऊपर फेंक ड्रॉप करते हैं, कोई इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, तब उसके पास में अब कैसे उन चीजों को, इन सब के अंदर में भी हमने क्या लगाई है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है। और जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे तो 2 फॉर्मूले मैंने आपको रटवाए थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए 2u/c होता है, और क्या पता होना चाहिए, x पता होना चाहिए, दैट इज u। फैमिलियर हो जाओगे थोड़ी देर के बाद में आप इन फॉर्मूला से, बार बार आपकी आंखों के सामने आएंगे ये। चलो अब शुरुआत करते हैं टावर बेस्ड क्वेश्चंस को। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास में आता है ना, इसके अंदर में हमें एक टावर से रिलेटेड क्वेश्चन हमें। अब टावर से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला केस, मान लो हम कहीं पर भी खड़े हुए, मतलब टावर हुआ या किसी भी हाइट के ऊपर में खड़े हुए हैं। लेट अस सपोज कि ये हाइट हमने अज्यूम करी हुई है h हाइट है मेरे पास में। एक केस आएगा कि आपने ऑब्जेक्ट को यहां से जस्ट क्या किया है, सिंपली ड्रॉप कर दिया है, आपने यहां से क्या किया, इसको ड्रॉप कर, ठीक। दूसरा केस जो मेरे पास में बन सकता है कि यहां पर आप खड़े हैं, यहां पर खड़े और आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ में थ्रो किया u वेलोसिटी से। तीसरा केस जो बनेगा मेरे पास में वो ये होगा कि आप इस हाइट पर खड़े हुए हैं और आपने ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ में थ्रो किया है विद वेलोसिटी u। तो 3 तरह के टाइप इसके अंदर में बनते हैं और तीनों टाइप के अंदर में हमें ये निकालना होता है कि कितना मेरे पास में क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर टोटल टाइम टू स्ट्राइक द बॉल, या फिर जो भी मेरे पास में फर्श होगा, फ्लोर होगा, जो भी। और तीसरा हमें देखना है कि इसके अंदर में जो स्पीड है, स्पीड जब वो हिट कर रहा है किसको, नीचे ग्राउंड को हिट कर रहा है, तब उसकी कितनी स्पीड है। तो ये 2 चीजें इसके अंदर में हमें कैलकुलेशंस करने को मिलती हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर में, इनसे आते हैं। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर में, मतलब जो टाइप है, कंसेप्ट जो है वो लेना चाह रहा हूं आप लोगों के साथ में। जब हमने उसको सिंपली ड्रॉप किया, यहां से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया भाई इस पर्टिकुलर हाइट से। अब जहां से मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहां से खड़ा होकर कर रहा हूं भाई, यहां पर मैं खड़ा हूं और यहां से मैंने उसको प्रोजेक्ट किया है, तो मेरे लिए ओरिजिन क्या होगा, जहां से मेरे को कैलकुलेशन करना, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, इसका ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। यानी कि इससे ऊपर वाली जितने भी चीजें कैलकुलेशन होगी वो तो मैं लूंगा पॉजिटिव में, और इस ओरिजिन से जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो लूंगा मैं। इतना बात समझ में आता है, ठीक भाई। अब यहां से आपने इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट को सिंपली नीचे की तरफ में नीचे की तरफ में ड्रॉप कर दिया है। तो ड्रॉप करने के लिए मुझे क्या क्या 2 चीजें निकालनी है कि ये जब ग्राउंड पर हिट कर रही होगी, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप इसके अंदर में बनता है यही कि जब ये ग्राउंड के ऊपर में हिट कर रही होगी, सिंपली आपने ड्रॉप कर दिया,
तो किस वेलोसिटी से ये इसको हिट, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लोग को रटवाऊंगा, इसका मैं याद करवाऊंगा क्योंकि वो बार बार आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है भाई, बिल्कुल बताओ। जब मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी ऊपर की तरफ में आपने फेंका है और नीचे आया तो 2u/g और h max का u²/2 हो गया ना याद आप लोगों को। इसी तरह से ये फॉर्मूलाज भी आप याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो मेरे पास में वेलोसिटी आ रही है, अब देखो कि ये h हाइट यहाँ पर ट्रेवल करके आ रहा होगा। हमने ये हाइट जो मानी हुई है, जब ये प्रोजेक्शन है मतलब वो h हाइट के ऊपर में है, तो इसका जो मेरे पास में वेलोसिटी निकल के आएगा, तो आपको बताया कि हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस में 80 वाला लगा सकता हूँ। v वेलोसिटी मुझे नहीं पता है तो मैंने इसको लिखा एज इट इज v। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है कि a है, g की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, यहाँ पर मेरे पास में g, और t की वेलोसिटी में t मेरे पास में क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। के अंदर में हम यहाँ पर t भी मेरे पास में t हो गया, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स मेरे पास में यहाँ पर आ गए हैं, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज नहीं कर, यानी कि कोई भी कैलकुलेशन मैं इसके थ्रू कैरी आउट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ना तो मेरे को v पता है ना मेरे पास में t की कैलकुलेशन गिवन है। तो मुझे अब स्विच ऑन करना पड़ेगा दूसरी या तीसरी इक्वेशन की तरफ में। तो मैं तीसरी इक्वेशन की तरफ में मूव करता हूं क्योंकि v यानी कि फाइनल वेलोसिटी मेरे पास में उस फॉर्मूले के अंदर में। तो मैं गया थर्ड इक्वेशन के बाद में, दैट इज v² माइनस में u² इज इक्वल टू 2gh, ये फॉर्मूला होता है। तो v की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है भाई, v मुझे नहीं पता तो v² हो गया। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में g होगी, 0 हो गई है, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसको 2gh। तो v का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 2gh और इसका रूट। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोग के न्यूमेरिकल करेक्ट, इसके ऊपर में आपको अब आगे से मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपने ड्रॉप किया तो वो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा। मतलब सिंपल ही आप एक अपनी जर्नल लाइफ के ऊपर में लेके, आप अपनी छत के ऊपर में खड़े और आपने एक सिंपल सा वहां से स्टोन था, पत्थर था, उसको ऊपर से, और ये घर का टावर जो आपका मतलब जो छत पे खड़े हो लगभग आपके मान लो कि 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हो आप। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जब ये गिरेगा, कोई नीचे बंदा है नीचे खड़ा हुआ है, के सर पर कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर में। जब यहाँ पर ये ग्राउंड के ऊपर में हिट करेगा तो आपको पता है कि इस वेलोसिटी को हम मानते हैं 2gh होती है मेरे पास में रूट, तो 2 इंटू में g की वैल्यू 10 हो गई है और h की वैल्यू मेरे पास में 5 हो गई है। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, 100 आ गया, 5 50 दूनी 100, तो यहाँ पर आई आपके पास 10 मीटर। इतनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को क्या कर रही होगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग इसका यूज करेंगे कि सिंपली जब आप ड्रॉप करेंगे ना, सिंपली जब आप ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी हमेशा और हमेशा 2gh आएगी। जितनी हाइट पर खड़े हैं जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बस हाइट पता है उसकी वेलोसिटी इजीली निकाल पाएंगे क्योंकि वो एक्सेलेरेट होके आएगी ना, एक्सेलेरेट हो रही होगी, और एक्सेलेरेशन किसकी वजह से हो रहा होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण में हो रहा होगा। तो ये तो हो गया भाई मेरे पास में, ठीक है आपने हिट करी वो निकाल दिया। लेकिन ये तो बताओ यार ये कितने टाइम में पहुंचेगी वहां से। आप खड़े हो यहाँ पर, आपका इरादा ये था कि यहाँ पे दोस्त आएगा और दोस्त के सर के ऊपर में, ऐसा करते हो, करना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ भी गिराना है, ठीक है, घर का कचरा गिराना है, चलो तो कितनी देर के अंदर में पहुंच जाएगा ताकि को जो साइड वाला प्लॉट का मालिक वहां पर ना दिखे, आपको दिखा कि अब साइड वाले प्लॉट का मालिक आ रहा है, तो आपका ये टाइम था कि भाई मैं इसको गिरा दूं और उसको पता भी ना लगे। आपको पता है कि यहाँ तक आने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो कितनी टाइम के अंदर में गिर जाएगा ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, हाँ भाई मकान मालिक को पता नहीं। ठीक है, जनरल हमारी लाइफ के अंदर में चलती रहती है चीजें, सभी के लाइफ के अंदर में कभी ना कभी। तो ये कितना टाइम लगेगा कि जब ये पत्थर यहाँ से और नीचे पहुंच जाएगा तो ये मुझे टाइम पता लग जाए तो मैं इजीली कैलकुलेट कर लूंगा अपनी जितने भी कैलकुलेशन है उसके अंदर। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, तो यहाँ पर आप सेकंड इक्वेशन की तरफ में जाएंगे क्योंकि मेरे पास में हाइट गिवन हो जाएगी, एच मेरे पास में गिवन होगा ना, तो मैं जाऊंगा सेकंड इक्वेशन के पास में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होती है वो, फॉर्मूला याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, तो एच हाइट जा रहा है तो आप कैलकुलेशन ओरिजिन पॉइंट कहां पर आपका, यहाँ पर है, ऊपर की तरफ में पॉजिटिव होती है, नीचे की तरफ में सारी कैलकुलेशन क्या लेते हैं नेगेटिव, तो ये मेरे पास में आ गया। u मेरे पास में 0 है तो ये वैल्यू होगी जी, a की वैल्यू क्या आ गई -g, तो टाइम यहां से मेरे पास में माइनस हो गया, आपके पास में टाइम की वैल्यू क्या आई 2g/2h। दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे फॉल के अंदर में, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर में। जो आप किसी टावर के ऊपर में खड़े हो गए, ये तो हमारे क्या थे जब आप नीचे से प्रोजेक्ट कर रहे हो फ्रॉम ग्राउंड, जब आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये समझना जरूरी है। ये ग्राउंड से जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, और जब आप किसी टावर पर खड़े हो और सिंपली आप उसको क्या कर रहे हो ड्रॉप कर रहे हो, तो दो फॉर्मूलाज वहां पर आते हैं।
कि फाइनल वेलोसिटी दैट इज 2gh कितनी हाइट पर है, और जो t है मेरे पास में वो होता है 2h जो हाइट है टावर की डिवाइड बाय ये टाइम कब से कब तक का, ऊपर से नीचे तक पहुंचने लगा है। तो ये 4 फॉर्मूलाज अभी तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं अच्छे से ना। आगे चीजें t की हाइट है और ये मेरे h मैक्स है जब आपने उसको ऊपर की तरफ में थ्रो किया, सिंपली ड्रॉप किया है तो किस वेलोसिटी से किया, 2gh आकर वो टकराएगा, 2h/g वो टाइम लेगा। आगे बढ़े इसके अंदर में और इसके अंदर मैं बात करूं तो मैं किसी भी टाइम के ऊपर में अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो जब भी आप लोग देखेंगे, ये भी एक पॉइंट आप लोग नोट करें कि जब भी आप किसी ड्रॉप की हुई ऑब्जेक्ट की ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होगी किसी टाइम के ऊपर में, तो वो वेलोसिटी आप लोग डाल सकते हैं कि v इजिकल कौन से फॉर्मूला से, v इजिकल टू यू प्लस में a। तो ये मेरे पास में अगर यहाँ पर u वेलोसिटी है जो 0 है, तो इस पॉइंट के ऊपर में वेलोसिटी नीचे जब टकराएगा तो वहां पर तो मेरे पास में 2gh हो जाएगी, क्योंकि h मेरे पास में क्या होती है, हाइट है इसकी। लेकिन अगर मैं किसी भी मिडल पॉइंट के ऊपर में उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो सिंपल एक्सेलेरेशन हो रहा है उसके अंदर में, u मेरे पास में 0 हो गया तो a की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई है कि दोनों चीजें नीचे की डायरेक्शन में, v माइनस जी होगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो v मेरे। अब किसी ने कहा कि अच्छा अब ऑब्जेक्ट आपकी नीचे की तरफ में जा रही है तो ये अपने ओरिजिन से कितनी दूरी ट्रेवल कर गई होगी उस पर्टिकुलर टी टाइम के दौरान। तो दिक्कत है इसके अंदर में नहीं है भाई, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि ये आएगा मेरे पास में हाफ, दो फॉर्मूलाज और आ गए। ये कहां से आया, यहीं से तो आया सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ टी स्क्वायर से आया है। यू टी मेरे पास में 0 है तो एस इज हाफ होता है, ये फॉर्मूला है। तो अभी तक इस ड्रॉप के अंदर में आपको 4 फॉर्मूले ध्यान रखना। पहला फॉर्मूला कि किस वेलोसिटी से हिट करेगा, वेलोसिटी ऑफ हिटिंग 2gh का रूट, कितना टाइम लेगा वो ऊपर से नीचे पहुंचने के अंदर, 2h/h। ये मेरे पास में मैक्सिमम टावर ऑफ हाइट है वो, किसी भी टाइम के ऊपर में मुझे उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो रहेगी उसकी किसी भी टाइम पर, एनी टाइम t, मतलब 1 सेकंड के बाद में, 2 सेकंड के बाद, और टी टाइम के बाद में ही अगर मुझे ये देखना कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये कितनी डिस्टेंस उसने, मान लो डी है कि डिस्टेंस ट्रेवल हम देते हैं हाफ। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ दोस्त क्योंकि पड़ेगी आगे आर्टिकल्स के अंदर में, बार बार ये ड्राइव करने नहीं जाएंगे हम। तो ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, इन फॉर्मूलाज के थ्रू हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट हमारे आंसर के अंदर में वैल्यूज हैं, कुछ भी रख देता हूँ मैं। हाइट की टावर मान लो मैं दे देता हूँ 10 मीटर है, 20 मीटर दे दिया, कितना वेरिएशन इसके अंदर में मैं डाल दूँ, सबके आंसर आप निकाल लोगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो आप लोगों ने सुना भी होगा इसके अंदर में कि मान लो यहाँ से कोई जंप कर, कोई सुसाइड करना चाह रहा है, ये सुसाइड ऊपर से आंखें बंद करी और नीचे की तरफ गिरने लग गया, गिरने लग गया, और यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, जो कि अपने आप में एक अब दोनों के बीच की दूरी जो है वो है हैंड, और ये हाइट ऑफ टावर है मान लो मेरे पास में 500 मीटर, टावर की हाइट है मेरे पास में 500 मीटर। बीइंग ए ह्यूमन आप क्या चाहेंगे कि ये जो पर्सन है सुसाइड कर ले या ना करे, तो चाहेंगे ना कि भाई बच जाए बेचारा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से सुपरमैन बनना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा, और इस डायरेक्शन में दौड़ते दौड़ते उस टाइम तक यहां तक पहुंच जाना है जब ये टकराने वाला होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यार ये हवा में यहां से यहां तक आने में कितना टाइम ले रहा है, कोई नई चीज इसके अंदर में डाल दी, नहीं डाला, मैंने डाल दिया कि 2g टाइम वो ले रहा होगा। इस टाइम से पहले पहले ये बंदा यहां पर पहुंच जाना, या फिर कहें कि इतने टाइम में यहां पर पहुंच जाना चाहिए। अगर ये इतने टाइम में पहुंच गया तो ये अपने आप में सुपरमैन बनना, तो कोई नई चीज इसके अंदर, तो मुझे इसको कितनी वेलोसिटी से दौड़ाना पड़ेगा। मेरे पास में एस रहा, टाइम मुझे पता है, आराम से इसको कहिए इसका दिमाग, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जितना टाइम ये यहां से यहां तक जाने में, आराम से मैं उसको, क्या होता है फॉर्मूला मेरे पास में, v इज इक्वल टू एस बाई टी,
एस मेरे पास में गिवन है, कितना हो गया भैया 100 हो गया, और टाइम मेरे पास में यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन को कैसे तोड़ मोड़ के इसके अंदर कर लो सोल्व भाई, आपको का इरादा है तो। 2h मेरे पास में आ गया 500 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10, यहाँ से रूट टाइम आ गया मेरे पास 10 सेकंड आ गया, यानी कि 10 सेकंड में ये आके नीचे गिर जाएगा। तो इतनी देर में आपको सुपरमैन बनना है और यहाँ से भागकर दौड़कर इसको बेचारे को बचा लेना, वरना मर। तो 10 सेकंड में आप पहुंच गए हैं, तो भाई आपकी रफ्तार क्या होनी चाहिए 10 डिवाइडेड 10 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से आपको दौड़ना पड़ेगा और उसको क्या। इसी तरह से कई बार आप क्वेश्चन देखते होंगे, जब प्रोजेक्टाइल के अंदर में हम जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपके प्रीवियस पेपर्स के अंदर में भी आए हुए हैं, कभी ड्रोन ऊपर उड़ा देगा, कभी यहाँ से बंदर को गिरा देगा, तो ये कितने में हाइट पर गोली की इसके ऊपर में दागनी चाहिए, ये सारी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन कंसेप्ट सभी का क्या रहेगा, सोच डेवलप करनी है कि कैसे आपका अप्रोच करना। मैंने कहा ये ऊपर से गिर रहा है, कैसे बचाओगे इसको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा यार इतनी स्पीड में नीचे की तरफ में गिर रहा है, मतलब इतनी स्पीड से नीचे टकराएगा ये, वो भी मैं निकाल सकता हूँ। चलो वो भी निकाल के दिखा दो भाई। 2GH होती है मेरे पास में, कितनी स्पीड से टकराएगा, बचेगा या मरेगा। 500 इंटू में 10,000 हो गया मेरे पास में, कितना 1000 का मीटर पर। बचना तो नहीं चाहिए, जाकर मर जाएगा बेचारा, तो बचाओ इसको, सुपरमैन बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, नेक्स्ट टाइप इसके अंदर में चलते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर रहे थे। अब सिंपली हम थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं, टाइप 2 इसके अंदर में टावर के लेकर आते हैं, और उसको हम एक हाइट पर खड़े होकर, यहाँ पर मैं हाइट पर खड़ा हूँ, यानी कि मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, और यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ में है, ये मैंने इसको यू वेलोसिटी से, यू इनिशियल वेलोसिटी मैंने उसको प्रोवाइड कर दी, ऐसे ना कि एक छत के ऊपर में खड़े और ऊपर की तरफ में फेंक दिया, तो एक हाइट तक जाएगा वो, और हाइट पर जाने के बाद में क्या करेगा, नीचे की साइड कोशिश क्या आएगा ही वो, क्योंकि अंडर ग्रेविटी वो फॉल कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी पर। अब देखो, जब ये यहां से मूव किया, यहां से ऊपर की तरफ में मूव करके जा रहा है, तो ये एक हाइट अचीव कर लेगा, यहां पर हाइट अचीव करेगा, और यहां से क्या करेगा, नीचे की तरफ में गिरना शुरू। लेकिन जैसे ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, जब यहां पर वेलोसिटी इसकी 0 हो चुकी होगी, फिर ये वापसी फॉल करना शुरू करेगा। अगेन यहां पर कितनी वेलोसिटी अचीव कर लेगा, ये क्यू वेलोसिटी अचीव कर लेगा, क्योंकि जिस वेलोसिटी से आपने जिस पॉइंट पर फेंका है, उस पॉइंट पर उतनी वेलोसिटी उसके पास में मिलने वाली है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में यू जो मेरे पास में आ रही है, वो भी क्या रहेगी, जो यहां पर थी वेलोसिटी वही यहां पर आ जाएगी। अब मेरे को निकालना क्या है, दोनों केसेस के अंदर में, यहां पर जैसे पिछले के अंदर में भी हमने देखा था कि हमें निकालना होता है एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, और किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगी, वो दोनों चीजें निकालनी है। तो इस टाइम को अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ कि ये जब यहाँ से आपने फेंका तो कितना टाइम उसने लगाया यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं कि यहाँ से मैं बोलूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। हम इसके अंदर में ये अज्यूम करके चलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ में हमने फेंकी है, और ऊपर जाकर वो नीचे की तरफ में आ गई है, ऐसा एक अजम्पशन हम इसके अंदर में लेकर चलते हैं। ठीक, अगर मैं इस टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो यहाँ पर इक्वेशन लगा सकता हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, जिसके अंदर में एच यहाँ से आप रेफरेंस पॉइंट जो लेकर चल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस एच, यानी कि जो मेरे पास में ये हाइट थी जहां से आप खड़े होकर फेंक रहे हैं, दिस इज एच। यू मेरे पास में क्या रहेगा, जो इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों ने दी है, तो यहाँ पर मेरे पास में आ गई है ये यू टी, और यहां से आप देखोगे तो 1/2 जी टी स्क्वायर आ गई है। कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन गई है, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास में बनेगा जी टी स्क्वायर माइनस 2 UT माइनस 2H इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी कैलकुलेशन के आप रूट्स निकालेंगे, मैं डायरेक्टली आप लोगों के लिए रूट लिख रहा हूं, ज्यादा इसके अंदर में हमें मैथमेटिकल अप्रोच के ऊपर में नहीं जाना है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आप लोगों को ध्यान रखना है। टाइम जो मेरे पास में आएगा दैट विल बी इक्वल टू यू प्लस माइनस यू स्क्र प्लस में 2GH क्या आएगा, डिवाइडेड बाई क्या आने वाला है मेरे पास में। तो यहां से आपके पास में दो रूट बने, पहला टाइम मेरे पास में आया u प्लस यू स्क्र प्लस 2GH आया, और दूसरा जो टाइम आएगा मेरे पास में यू स्क्र 2H डिवाइडेड बाई जी आया, और दूसरा जो टाइम आएगा मेरे पास वो आएगा u माइनस में यू स्क्र प्लस में 2GH डिवाइडेड बाई। अब देखो ये जो टाइम रहने वाला है ना मेरे पास में, यहां पर प्लस आया मेरे पास में, ये तो पॉजिटिव टाइम आएगा मेरे पास,
लेकिन ये दूसरा जो टाइम आएगा ना, आप किसी चीज के अंदर में यू स्क्वायर में कुछ जोड़ के और उसमें से माइनस कर रहे हो यू का, तो ये टाइम कहीं ना कहीं मेरे पास में नेगेटिव आए। अब ये नेगेटिव क्यों आया है, इस अप्रोच को यहां पर समझना। यहां से मैं जब ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं ऊपर से, तो ये इस हाइट पर जीरो टाइम पर था। जब यहां पर था मेरे पास में, तो ये जीरो टाइम पे चला और वापसी लौट कर इस पॉइंट पर आया, यानी कि एच हाइट इसने यहां पर अचीव करी। तो ये टाइम जो आया मेरे पास में, ये आया आपके पास में पॉजिटिव टाइम। अब नेगेटिव टाइम कौन सा आएगा, यहां पर जो नेगेटिव टाइम आ रहा है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को इस रेफरेंस पॉइंट से फेंक रहा हूं। लेकिन मैं अगर यहां से अगर ऑब्जेक्ट को फेंकता, तो ये हाइट को, सेम हाइट को, यानी कि एच हाइट को ये दो टाइम पर अचीव कर रहा था, एक यहां पर और एक यहां पर। लेकिन हमने ये नीचे से ऊपर ऊपर नहीं फेंकी, यहीं से हमने फेंकी है, जिसके बाद में हमने इसकी कैलकुलेशन यहां पर करी। तो नेगेटिव टाइम जो है वो तब आता मेरे पास में, मतलब ये जो टाइम है वो तब हम कंसिडर में लेते अगर मेरे पास में रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर रहता। लेकिन रेफरेंस पॉइंट मेरा ऊपर चला गया, तो मैं इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन लेकर आ जाऊँ। ठीक है, तो ये इसकी टाइम की कैलकुलेशन थी। तो आपको आगे से जब भी इसका टाइम कैलकुलेट करना होगा, तो टाइम का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो टाइम का सीधा फॉर्मूला आप यूज करेंगे यू प्लस में यू स्क्वायर प्लस में 2gh इसका रूट डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास में इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, यानी कि कितनी देर तक वो मेरे पास में हवा के अंदर में रहा है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फाइनल वेलोसिटी कितनी से हिट करेगा। मान लो ये हमने एच हाइट से इसको ऊपर से थ्रो किया है, ऊपर की तरफ में मैंने वी यू वेलोसिटी दी है, और ये घूमकर मेरे पास में नीचे आकर यहाँ पर गिरेगा। ठीक भाई, तो यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में 0 हो गई है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ पर जब ये आएगा, तो यहाँ पर अगेन ये वेलोसिटी इसकी u हो जाएगी। तो आप लगा सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2gh। h ये हाइट थी, जितनी हाइट के ऊपर में हमने इसको टावर के ऊपर में खड़े। तो यहाँ से आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी यू स्क्वायर प्लस में 2gh, क्योंकि u हमने क्या दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, और हम कैलकुलेशन कहाँ से कर रहे हैं, मैं इस h हाइट से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में और कोई डाटा नहीं है। मुझे नहीं पता ये ऊपर तक कितनी हाइट पर गया अभी, हालांकि हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं इजिली। कौन सा फॉर्मूला लगाकर, एच मैक्स वाला यूज फॉर्मूला लगाकर, यू स्क्वायर बाई 2g वाला फॉर्मूला हम लगाकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट की क्या पता होना चाहिए, हाइट। तो ये दोनों के बीच का जो मेरे पास में टाइम निकल कर आएगा, यानी कि कितनी हाइट थी इसने अचीव करी है, मैक्सिमम हाइट करी है, अगर इतने की बात करूं तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इतने इन सब चीजों के ऊपर मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है, यहाँ से जब वापसी इसी पॉइंट पर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया, तो ऊपर वाले का कोई रोल मेरे पास में नहीं रहेगा। तो मैं इतने की कैलकुलेशन इसके अंदर में कर लेता हूँ, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो कितने से जाकर हिट करेगा। तो यहाँ पर आपके पास में वेलोसिटी आई, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2gh। तो दो चीज आप ध्यान रखेंगे कि टाइम जो मेरे पास में आएगा वो यहाँ पर आए u प्लस में यू स्क्वायर प्लस में 2gh डिवाइडेड बाई g आया, और जो इसकी वेलोसिटी आएगी कब, जब आप एक टावर पर खड़े होकर ऊपर की तरफ में फेंक रहे हैं, उस तरह की कैलकुलेशन इसके अंदर में आपको ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम इसका टाइप देख लेते हैं, लास्ट टाइप रहेगा वो। लास्ट टाइप के अंदर में मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर खड़ा हूं मैं टावर के ऊपर में, और टावर पर खड़ा होकर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ में यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूँ। तो इसके अंदर में कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है कि मान लो मैं एच हाइट पर खड़ा हूँ, आप स्मॉल एच मानो कैपिटल एच मानो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी कैलकुलेशन इसके अंदर में एच मान लिया, कैपिटल एच लिखा गया तो कैपिटल एच हो गया, किसी के दिमाग में नहीं छोटा एच लेंगे, छोटा एच ले लो, कोई इशू नहीं उसके अंदर में, तो सिर्फ एक नोटिस। ठीक, अब इसके अंदर में अभी क्या निकालने हैं, टाइम निकालना है और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास में अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, तो टाइम की बात करूँ, तो यहाँ से आएगा आपके पास में माइनस एच, यानी कि नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमने ये मान रखा है, सारी कैलकुलेशन नीचे की तरफ में ले रहे हैं। तो यहाँ पर आया मेरे पास में माइनस ऑफ यूटी, क्योंकि हम नीचे की तरफ में फेंक रहे हैं, वेलोसिटी ऊपर लेते हैं तो मेरे पास में पॉजिटिव आती है, नीचे की तरफ में जा रही है ऑब्जेक्ट के जो रेफरेंस पॉइंट है, तो हम इसको माइनस लेंगे, माइनस यूटी। यहाँ पर आ गया आपके पास में माइनस जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारे पास में जी टी स्क्वायर प्लस में 2ut माइनस में 2s इक्वल टू 0। और जो टाइम यहाँ पर निकल के आएगा आप लोगों के पास में, दो टाइम निकल कर आएंगे, ये एक टाइम मेरे पास में नेगेटिव आएगा और एक मेरे पास में पॉजिटिव आएगा। हमें टाइम कौन सा लेना है इसके अंदर में, पॉजिटिव टाइम को ही कंसिडर करना है। तो टाइम जो यहाँ पर आप लोग लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस यू प्लस में यू स्क्वायर प्लस में 2gh एन डिवाइडेड बाई, इस पूरे का क्या लोगे आप, रूट ले लो। तो यहाँ पर भी आपकी जो टाइम की कैलकुलेशन आएगी, जो आपने पिछले वाले तरीके से सोल्व किया था, उसी तरीके से इसके टाइम को भी सोल्व करना है। यहाँ पर मेरे पास में क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था, यहाँ पर आपके सॉरी इसके अंदर में क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। और अगला जब आप उसको नीचे की तरफ में थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका टाइम जो है वो माइनस क्यों आ गया। हालांकि इनके ऊपर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के इसी फॉर्मूले पर पूछ ले जाते हैं, जो पहला मैंने आप लोगों को करवाया था ना, ये वाला,
कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कितने टाइम उसके अंदर मिलेगा। तो लेकिन पता आपको सारा चीज़ होना चाहिए, क्योंकि हमने जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो छोड़ना अपने को कुछ नहीं है। इसी तरह से आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना भाई। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आप लोगों को आउट करनी है। आपको एच पता है, जी पता है, आप डायरेक्टली कौन से फॉर्मूले के अंदर में रखेंगे, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS वाले फॉर्मूले में रखो, इससे आप कैलकुलेट, ठीक है। तो यहाँ से आपकी फाइनल वेलोसिटी कर सकते हैं। तो इसके अंदर में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशंस का ही मैं यहाँ पर यूज़ करना सीखा। इसलिए मैंने जब ये लेक्चर शुरू किया था तो आपको बताया था कि जहाँ पर आप काइनेमेटिक्स के अंदर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़कर ये कहते हैं कि हमने पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ लिया है, गलत है। के अंदर में फॉल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो मैं स्ट्रेट लाइन के अंदर में मोशन, पहला टाइप ये बने थे, या फिर मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ में फेंक दिया, ये टाइप बना। तीसरा है कि मैं टावर के ऊपर में खड़ा हो गया, नीचे की तरफ हो गया। चौथे टाइप मेरे पास में क्या हो गया, एक टैप था, टैप से पानी गिर रहा, वो हो गया। पांचवा टाइप क्या हो गया, जगलर है, जगलर अपने हाथ में बोल ले रहा है, फिर यहाँ पर फेंक। हर एक के अंदर में अपने अपने कंसेप्ट छुपे हुए थे, हर एक को हमने अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो मेरे एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है पास में, कि मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट है, एक टावर पर खड़ा हूं मान लो, और यहां से मैंने 3 काम किए। पहला काम ये किया है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है, ए ऑब्जेक्ट है, उसको नीचे की तरफ में मैंने ड्रॉप किया है। दूसरा ऑब्जेक्ट है, यहीं पर खड़ा हूं मैं टावर के ऊपर में, और ऊपर की तरफ में थ्रो किया मैंने यू वेलोसिटी से। और तीसरा है जिसको मैंने नीचे की तरफ में थ्रो किया यू वेलोसिटी से। तो मेरे से पूछा है पहला केस कि इनको डिक्रीजिंग टाइम के अंदर में, मतलब कौन सा कम टाइम लेगा, उस ऑर्डर में इसको अरेंज करो। मतलब नीचे पहुंचने में, जो ग्राउंड के ऊपर पहुंचने में कौन सबसे कम टाइम लेगा, उस ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज करने। टी ए ज्यादा कम टाइम लेगा, बी लेगा, या फिर सी लेगा। तो यहां से आप लोगों को दिख रहा है कि भाई मैंने सी को क्या किया, नीचे की तरफ में थ्रो किया है, तो टाइम सी को पहुंचने में तो बहुत कम लगेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले टाइम कितना लगेगा, सी लगेगा। लेकिन यहाँ पर बी और ए के अंदर में मेरे को कंफ्यूजन कि बी ज्यादा लेगा या फिर ए मेरे पास में ज्यादा टाइम लेगा। तो इसके लिए आप छोटा सा कंसेप्ट समझो कि जब मैंने इसको ऊपर की तरफ में फेंका था, ये ऊपर की तरफ में फेंका और वापसी ये इस पॉइंट पर आया, तो इसने कुछ हाइट यहाँ पर ली होगी, कुछ हाइट ली होगी, तो कुछ टाइम भी इसको लगा होगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने नीचे की तरफ में गिराया, तब ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा जब तक ये यहाँ पर आएगा। और ये जब यहाँ से यू वेलोसिटी से, क्योंकि वापसी ये यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी अचीव कर लेगा, यू वेलोसिटी अचीव कर लेगा। तो यू वेलोसिटी अचीव कर लेगा, तो सी से हमारे पास में कुछ टाइम जो रहेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, एज इट इज वो क्वेश्चन हो गया कि हमने यू वेलोसिटी से उसको नीचे की तरफ में थ्रो कर दिया। अभी ऊपर गया यू से, फिर वापस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर यू वेलोसिटी अचीव कर चुका होगा नो डाउट। तो जितना टाइम सी ले रहा था उतना ही यहां से नीचे की तरफ में लेगा, लेकिन ये ऑलरेडी इतना टाइम और एक्स्ट्रा ले रहा है, जो ऊपर जाके आ रहा है ना, इतना टाइम इसको और एक्स्ट्रा लग रहा है। और अगर एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास में लग रहा है, तो ये मेरे पास में सबसे लास्ट में पहुंचेगा, और ये मेरे पास में सी के बाद में पहुंचेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सी का सबसे ज्यादा सबसे कम टाइम लगता है। फिर मेरे पास में किसका टाइम लगेगा भाई, यहाँ पर लगेगा टी ए का टाइम कम लगेगा, और सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपका टी टाइम के रिस्पेक्ट में आपको। इसी तरह से आप लोगों से मैं पूछ लूं कि वेलोसिटी, तो आपके टाइम बता दिए। क्या इस क्वेश्चन के अंदर में कोई डाउट हो भाई, जल्दी से बताओ आप मेरे को, ना तो नहीं चाहिए इसके अंदर में। मैंने सिर्फ इतना बताया कि भाई बी वाला जो पॉइंट है ना, बी वाला जो ऑब्जेक्ट था, ये पहले एच हाइट और ऊपर जाके आएगा, मतलब उससे ऊपर जाके आएगा, और इतना उसने टाइम जो लिया है, ये टाइम एक्स्ट्रा उसके अंदर में ऐड ऑन हो जाता है। तब तक ये ए जो है ना बहुत नीचे आ चुका होगा। जब तक ये इसको अचीव करेगा तो ये नीचे टकरा चुका होगा, क्योंकि इसने एच इतनी ऊपर हाइट तक भी ये जाकर आया है। तो ये ए वाले का जो बी वाला है, इसका टाइम मेरे पास में ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर। अब वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि जब भी हम वेलोसिटी, ड्रॉप वाले की बात करूं, तो ड्रॉप वाले की वेलोसिटी आप सिंपली फॉर्मूला पता है, 2gh होती है। ठीक, आपने थ्रो किया है ऊपर से नीचे की तरफ में, तो यू स्क्वायर प्लस में 2gh होती है। अभी हमने इस फॉर्मूले को भी देखा था, यहां पर आपने देखा इस केस के अंदर में क्या भाई, ये वाला रहा। वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट करते हैं, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, जब आपने उसको क्या किया है, एक यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ में फेंका है, या फिर आपने ड्रॉप किया है यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ में करोगे, तब भी आपके पास में यही फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो ड्रॉप वाला तीसरा केस हमने ये रहा मेरे पास तीसरा केस था। तो वी वेलोसिटी मेरे पास में ये आई है, यू स्क्वायर प्लस में 2g आई है, और यहाँ पर भी आपके पास में क्या है, यू स्क्वायर प्लस में 2g। फाइनल ये मेरे पास में है ए पार्टिकल की, ये बी पार्टिकल की, और ये मेरे पास में सी पार्टिकल की, दैट विल बी इक्वल टू 2gh।
क्यों भाई? क्योंकि वापसी जिस पॉइंट से मैं ले रहा हूँ ना, जो रेफरेंस पॉइंट मैंने लिया है, जब वहां से नीचे की तरफ में आएगा तो ये यू वेलोसिटी ऑलरेडी अचीव कर चुका होगा, क्योंकि यू वेलोसिटी से ऊपर गया, जीरो हुआ, फिर उसी हाइट तक आएगा तो ये यू वेलोसिटी भी गेन कर चुका होगा। तो ये दोनों वेलोसिटीज मेरे पास में क्या हो गई, सेम हो गई है, यानी कि वी बी इक्वल टू वी सी है, और ये दोनों वेलोसिटीज ग्रेटर है एज कंपेयर टू, दोनों तरीके से मैंने बोल दिया कि अगर मैं टाइम के हिसाब से इसको अरेंज करना चाहूँ तो सी को सबसे कम टाइम लगा, फिर ए को, फिर मेरे पास में बी को, और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखो तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और दिख भी रहा है भाई मेरे पास में कि जब आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ में थ्रो करोगे तो ये जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर आकर दोनों सेम हो जाएंगी उसकी। जैसे आप सी केस ले रहे हो ना कि यहाँ पर यू वेलोसिटी से आपने उसको ड्रॉप किया है, स्पीड से आपने फेंका है, तो ये ऊपर जाकर नीचे आएगा इस पॉइंट तक, तब यू हो जाएगा, यानी कि दोनों केस मेरे पास में सेम हो गए। अगर इनिशियल वेलोसिटी दोनों की यहाँ पर बराबर है तो नीचे जब आएंगे तो सेम वेलोसिटी से नीचे आकर टकराएंगे, और वो वेलोसिटी यहाँ पर दे दी है यू स्क्वायर प्लस में 2gh पास में आएगी, इक्वल होगी है, और वी ए की मेरे पास में कम होगी एज कम्पेयर टू दिस। नेक्स्ट जो मेरे पास में टाइप आता है, अब वो कहानी आती है कि मैं कह रहा हूं कि भाई आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में दिया जाता है कि मान लो कोई भी रेन है, यहाँ पर क्लाउड है, क्लाउड बने हुए हैं, टॉपिक का नाम लिख देते, टॉपिक का नाम है एयर रेजिस्टेंस। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, इसके अंदर में काफी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इस एयर रेजिस्टेंस का क्या इंपैक्ट होता है हमारी कैलकुलेशन को अच्छे से समझेंगे, और जो इसे निकल के आएगा मेरे पास में टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट निकल के आएगा, उसको भी समझने की कोशिश। मान लो हमने कहा कि मेरे पास में जो बरसात के दिनों में रेन आपके सर के ऊपर में गिर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ में आ रही है, मैं यहाँ पर जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो मैं इसका मान लेता हूँ 20 मीटर पर सेकंड से ये नीचे की तरफ में गिर रही है। क्या ये कांस्टेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनके पास में जो रेन ड्रॉप्स हैं भाई, अपन इनका मास भी होगा, मास होगा, और ये एक्सेलेरेट भी होंगी क्योंकि इनके पास में जी है, तो इनके ऊपर में लगने वाला फोर्स वो क्या हो जाएगा मेरे पास में, एम हो गया। तो ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती आएगी। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है भाई? आपको पता होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हो रही है, तो a मेरे पास में क्या है, एक्सेलेरेशन है, t मेरे पास में टाइम है, ये मेरे पास में वेलोसिटी है, तो v वेरिएबल है। लेकिन हम अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर में 20 मीटर पर सेकंड एक चीज बोल देते हैं, तो ये आखिर में है क्या और कहां से ये निकल कर आती है? क्या एक्चुअल में ये सारी चीजें मेरे पास में कॉन्स्टेंट होती हैं? लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके सर के ऊपर में क्लाउड्स हैं, जहां से कोई ड्रॉप गिरना शुरू करती है, और ये क्लाउड्स लगभग आप ये मानो कि 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर, तो ये मेरे पास ऊपर सर के ऊपर में 2000 मीटर की दूरी पर है, ऊंचाई पर है मेरे पास में। आप खड़े हो नीचे, ठीक, अब ये ड्रॉप्स आपके आपके ऊपर में आ रही है, यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, नीचे गिरेगी तो बताओ क्या रहेगी उसकी वेलोसिटी? सुनाई नहीं दिया भाई, जल्दी से बताओ भाई। आपने ड्रॉप ही तो किया है, उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ना दी है, और ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर याद आ जाएगा थोड़ी। 2 इंटू में 10 इंटू में 2000 का रूट ले, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये चीज एक्चुअल में होती तो बादल ऊपर से 2000 मीटर के आसपास तो है भाई हमारे सर के ऊपर में, अगर वहां से ड्रॉप गिरकर मेरे सर पर गिर रही तो भाई देख लो 200 मीटर आ रहा आपके, सोचो इतनी तेजी से आपके सर के ऊपर में बूंदे गिर रही होती, आपकी बॉडी डैमेज हो जाती। कई बार देखा भी होगा जैसे ओले गिरते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बहुत तेज बारिश हो रही है तो हमारी बॉडी को जो है बड़ी हिट करती है, वो दर्द पेन करती है हमारे शरीर को, क्योंकि इतनी वेलोसिटी के साथ में गिर रहा होता है। लेकिन आप लोग अपने एग्जाम के अंदर में इस तरह का डेटा देते हो, तो ये वेलोसिटी आती कहां से? तो हमारे नेचर ने हर चीज को बड़े खूबसूरत तरीके से डिजाइन, अब डिजाइन ये है कि जो हमारे पास में जब ये रोप ऊपर से नीचे की तरफ में आ रही होगी ना, ऊपर से नीचे की तरफ में आ रही होगी, तो ये एयर जो है ना, इसके ऊपर में एक ड्रैग लगा देती है, तो बोलते हैं हम एयर ड्रैग, या फिर एयर, ये पढ़ेंगे जैसे फ्लूइड्स के अंदर में बात करते हैं तो फ्लूइड के अंदर में आती है। तो ये क्या कर रहा होगा, ये नीचे की तरफ में फोर्स लगा रहा होगा, जो ड्रॉप है नीचे की तरफ में गिर रही होगी, किस फोर्स से, एफ फोर्स से नीचे की तरफ में आ रही होगी। तो जो एयर है ना, इसके ऊपर में एक ड्रैग लगा रही होगी, और इस ड्रैग की वैल्यू हम देते हैं ए। अब यहां से बॉडी मेरे पास में नीचे की तरफ में आ रही है, अब समझो इस चीज को समझो कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ में आ रही होगी, उसके ऊपर में एक फोर्स लग रहा होगा, वो एक्सेलेरेटेड होगी, और वेलोसिटी उसकी क्या होगी,
u प्लस में 80 होगी, यानी उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी मेरे पास में चेंज हो रही है तो ये जो एयर ड्रैग लगा रहा है ये भी तो कहीं ना कहीं माइनस केवी है, यानी कि वो वेलोसिटी के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये ड्रैग जो फोर्स है ये भी मेरे पास में इंक्रीज होगा। ऊपर वाला फोर्स मेरे पास में इंक्रीज हो रहा है, नीचे वाला फोर्स भी मेरे पास में इंक्रीज हो रहा है, तो नेट जो इसके अंदर में चेंज आएगा वो मेरे पास में क्या, यानी कि जब एयर ड्रैग लगता है ना, एयर ड्रैग लगता है तो जो वेलोसिटी के, ध्यान से सुनना जो वर्ड्स अभी बोलूंगा मैं, जो वेलोसिटी के चेंज होने की रेट है वो मेरे पास में क्या, कम हो जाए। यानी कि पहले वो मान लो सीधा ऐसे कर रही थी 10 से फिर 20 पे गई, 20 से 30 पे जा रही थी, जब ये एयर ड्रैग लगेगा ना तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, 10 तो बढ़ी, 11 पे तो गई है, लेकिन एयर ड्रैग बढ़ गया तो ये वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हुई, यानी 10.2 हो गया मान लो, फिर ये 10.4 हुई, 10. तो जब तक ये नीचे तक पहुंचेगी ना, हमारी सर तक पहुंचेगी, इसकी वेलोसिटी बहुत कम आएगी। क्यों? क्योंकि एयर उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, ड्रैग प्रोवाइड कर रही है, जिससे हमारे को जो कम स्पीड के साथ में हिट करेगी। अब ये जो वेलोसिटी है जो यहां तक हमारे सर के ऊपर में गिर रही है, जो हमारी बॉडी को फील होती है जब हमारे सर के ऊपर में आगे टकराती है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव कर लेगी। टर्मिनल वेलोसिटी अगर देखा जाए तो ये अचीव तो करनी चाहिए इनफाइनेट टाइम के अंदर, इनफाइनेट टाइम के अंदर में अचीव करेगी, हालांकि अचीव नहीं होती है, लेकिन उसके आसपास में कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी चल रही होती है। तो ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं मेरे पास में वेरिएबल एक्सेलेरेशन को लेकर चल, अब वेरिएबल एक्सेलेरेशन को कैसे लेकर चलेंगे समझ लेते हैं भाई, इस क्वेश्चन को भी, टाइप को भी समझ लेते हैं। जब एयर रेजिस्टेंस मेरे पास में आएगा तो यहाँ पर आपने देखा कि ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, यानी कि ऑब्जेक्ट बॉडी है वो मेरे पास में नीचे की तरफ में फोर्स लगा रहा है mg, और ऊपर की तरफ में इसके पास में ड्रैग फोर्स लग रहा है जिसको आपने रिप्रेजेंट किया केवी से। ठीक भाई, अब यहाँ पर एक्सेलेरेशन जो होता है इसको आप बोलते हैं फोर्स है मेरे पास में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में मेरे पास में ग्रेविटी, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलेरेशन हो गया कि नीचे की तरफ में लगने वाला फोर्स जी हो गया, और ये जो मेरे पास में आएगा m को अगर मैं यहाँ ले लूँ तो मेरे पास में ये वैल्यू बन जाएगी, ये फोर्स जो मेरे पास में जो एयर ड्रैग वाला फोर्स है वो यहाँ पर ये आ गया, मास इंटू में एक्सेलेरेशन हो गया, तो आप लिख सकते हैं मास इंटू में एक्सेलेरेशन दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ केवी, और एक्सेलेरेशन को मैं लिख सकता हूँ माइनस केवी डिवाइडेड बाई एम। ये किसकी वजह से आ रहा है, ये एक्सेलेरेशन आ रहा है जो आपका एयर ड्रैग के कारण में आ रहा है। तो जो नेट एक्सेलेरेशन था, यानी जो ग्रेविटी उसके ऊपर में एक्सेलेरेशन लगा रही थी, उसमें से आप माइनस कर सकते हैं ये माइनस केवी डिवाइडेड बाई एम, ये मेरे पास में क्या आ गया नेट, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर ये वेलोसिटी के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, तो ये एक्सेलेरेशन मेरा क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा। इसको आप ए डैश मान लो या ए आर मान लो, जो एयर ड्रैग के कारण एक्सेलेरेशन। ये समझ में आई होगी कहानी यहाँ तक की, तो कि एयर ड्रैग किसकी वजह से आ रहा है, जो वहां पर मेरे पास में एयर थी वो एक रेजिस्टेंस उसके ऊपर में लगा रही है, उसके ऊपर में एक फोर्स लगा रही है, जो फोर्स मेरे पास में प्रोपोर्शनल है माइनस केवी के, और फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू में एक्सेलेरेशन, या फिर मास इंटू में जो ड्रैग एक्सेलेरेशन है वो हो गया, दोनों को आप माइनस करेंगे तो नेट एक्सेलेरेशन मेरे पास में ये आ, और ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो हमारे जो क्वेश्चन यहाँ पर इसके डिजाइन होते हैं वो कहीं ना कहीं वेरिएबल एक्सेलेरेशन को लेकर चलते हैं। ओके, अब जो वेलोसिटी आएगी, मैं इसके अंदर में डेरिवेशन के ऊपर मैं आपको ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, आप डायरेक्टली इसकी वेलोसिटी को याद रखेंगे कि वेलोसिटी जब भी आप एयर ड्रैग के अंदर में बात कर रहे होते हैं, तो ये जो वेलोसिटी है इसको, ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रही होगी इस वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं v, दैट विल बी इक्वल टू एम जी मास ऑफ द ड्रॉप, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय के, ये के की वैल्यू आप लोगों को गिवन होगी अपने क्वेश्चन के अंदर में, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस, इस फॉर्मूले को ध्यान से सुन, माइनस के बाई एम टी, ये मेरे पास में ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी आपको एयर ड्रैग के क्वेश्चंस आते हैं और आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी टाइम के ऊपर में, क्योंकि ये टाइम के ऊपर में डिपेंड है ना, टाइम का फंक्शन है, तो किसी भी के मेरे पास में कांस्टेंट है, मास मेरे पास में कांस्टेंट है, एम जी के सब कांस्टेंट है, तो किसी भी टाइम के भी ऊपर में अगर एयर ड्रैग के कारण में, एयर ड्रैग कैसे पता लगेगा, क्योंकि वहां पर के की वैल्यूज मेरे पास में गिवन होगी, तो मुझे एयर ड्रैग का पता लग जाएगा कि हाँ भाई एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहा है। नॉर्मल हमारे जो क्वेश्चन आते हैं जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में आप पढ़ते होंगे, तो वहां पर हम बोल देते हैं कि हम एयर रेजिस्टेंस को वहां पर क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर इन एनी केस एग्जामिनर ने आप लोगों को क्वेश्चन बना दे दिया, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि बाई एम इंटू में टी, ये वाला फॉर्मूला करना है। अब इसके अंदर में बात कर लेते हैं आगे,
तो ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैपेसिटर का अगर आप लोगों ने जाना होगा तो क्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टीवी वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वन बाई आर सी उसका क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है या फिर चार्जिंग टाइम होता है। ये मेरे पास में टाइम कांस्टेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये भी पता होगा कि जो कैपेसिटर होता है ना, कभी भी फुली चार्ज नहीं होता है, उसके आसपास में जरूर आ जाता है। तो इसी तरह से अगर ये वेलोसिटी में बात करूं कि जब मैं इनफाइनाइट टाइम के ऊपर में जा रहा हूं, तो हमने चाहा कि ये जो मेरे पास में ये जो वेलोसिटी है ये अपना मैक्सिमम अचीव कर ले, लेकिन जो मेरे पास में टर्मिनल वेलोसिटी है उसके आसपास में आ जाए, तो ये कहीं इसका ग्राफ इस तरह का एक्सपोनेंशियल बनेगा। हालांकि ये फाइनाइट टाइम के अंदर में उस टर्मिनल वेलोसिटी के आसपास में आ जाती है जो हमें फील होती है। वेलोसिटी तो इंक्रीज होती आएगी क्योंकि नीचे की तरफ में गिर रही है, एक्सेलरेट हो रही है जी से, वेलोसिटी तो इंक्रीज आएगी, लेकिन ए ड्रैग भी उसके साथ साथ में बढ़ रहा होगा। तो ए ड्रैग उसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा, कम करने की कोशिश कर रहा होगा, यानी उसके चेंज को कम करने की कोशिश कर रहा होगा, जिसके कारण में ये इस टर्मिनल वेलोसिटी को क्रॉस नहीं करती है, इससे नीचे रहेगी। और एक इनफाइनाइट टाइम के बाद में ये लगभग लगभग हमें ये मान के चलेंगे कि वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर गई है। तो हमें जो फील होता है ना, हमारे सर के ऊपर में जो आकर गिरती हैं बूंदे, वो बेसिकली है क्या भाई, वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी से आकर वो मेरे हिट करती है। अगर आप लोगों से टर्मिनल वेलोसिटी को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा भैया आप लोग के लिए, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला मैंने लिखा v इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई के, वन माइनस में ई माइनस में के टी डिवाइडेड बाई एम, ये मेरे पास में आ गया। तो टाइम इज इक्वल टू जीरो पर इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, मेरे पास में जीरो है, टाइम इज इक्वल टू जीरो पर ये मेरे पास में जीरो हो गया, टाइम इज इक्वल टू जीरो। तो एक्सपोनेंशियल वन की वैल्यू मेरे पास में वन आ गई, तो वन में से वन गया मेरे पास में जीरो, तो वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन जब मैं इनफाइनाइट टाइम की बात करता हूँ तो ये कहीं ना कहीं उस वेलोसिटी को अचीव कर लेता है जिसको जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से, और उसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा वी टर्मिनल दैट इज इक्वल टू एम सी के, क्योंकि इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट की वैल्यू मेरे पास में क्या होती है, जीरो होती है, तो वन माइनस जीरो, तो बचा क्या आपके पास में m। टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ से आप कैसे डिफाइन करेंगे, बाई के से इसको डिफाइन करते हैं। ये वो वेलोसिटी है जो एक बॉडी जो है वो अचीव कर लेती है, यानी कि जो हमें गिवन होता है ना क्वेश्चन के अंदर में 20 मीटर पर सेकंड से रेन ड्रॉप्स मेरे ऊपर में गिर रही है, तो ये एक्चुअल में उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, कि वेलोसिटी की बात करता है। तो वेलोसिटी क्या होती है, तो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन जो हमें फील होती है, जो हमारे पास में पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है, सिर्फ इनफाइनाइट टाइम के पास, लेकिन इससे पहले ही वो उसके आसपास में वैल्यूज आ जाती हैं। टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी नहीं, लेकिन उसके आसपास में आ जाती है, जिसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं एम जी बाई के, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियली कुछ इस तरह से ही हमारे पास में आएगा, तो टर्मिनल के आसपास में 2% के एरर के बीच वो मेरे पास में ये कहानी थी आप लोगों की। जो डिस्टेंस वगैरह थी या फिर इन चीज़ों को लेकर हम बात करिए, ये तो था जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई ए ड्रैग जरूरी थोड़ी ना है कि ऊपर से जब ऑब्जेक्ट आ रही है तभी लग रहा है उसके पास में, ए ड्रैग नीचे से आप लोग ऊपर की तरफ में ऑब्जेक्ट फेंकेंगे उसके ऊपर में भी तो लगेगा। तो ये मेरे पास में यू वेलोसिटी से आपने ऊपर की तरफ में फेंका, तब ये एक पॉइंट पर जाकर क्या करेगा, सेचुरेट हो जाएगा और वापसी क्या करेगा, मतलब वहां पर होल्ड हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, नीचे की तरफ में आने करेगा और नीचे आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा। तो इसकी वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कि मेरे पास में v जो है वो गिवन होगा एम जी प्लस में के यू। के यू क्या है, वही हमारे पास में ए ड्रैग का, ये इनके ऊपर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको इतना ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं इनको। पहला पिछला वाला केस है वो आप लोग ध्यान रखें, लेकिन पता आप लोगों को सारी चीजें होनी चाहिए। वेलोसिटी एम जी प्लस में के यू ई एक्सपोनेंशियल के टी डिवाइडेड बाई एम माइनस में एम जी डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला इसके अंदर रहे ना रहे कोई मतलब, फिर भी पता हो क्विक रिविजन भी कुछ है होती है कि नीचे से ऊपर जाएगा तो भी उसके ऊपर, तो किसी भी टाइम के ऊपर में, क्योंकि टाइम का फंक्शन है, किसी भी टाइम पे मैं उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो वो डिपेंड करेगी मास के ऊपर में, ग्रेविटी के ऊपर में, ड्रैग कांस्टेंट के ऊपर में, क्यू इनिशियल वेलोसिटी, मास ऑफ द बॉडी की मेरे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी के मेरे पास में अगेन ड्रैग कांस्टेंट। इसलिए इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं प्लस के यू, पूरा इंटीग्रेशन के थ्रू हम इसका यूज करते हैं। और आप इससे ये भी निकाल सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम हाइट वो अचीव करें, क्योंकि ये मेरे पास में वी क्या होता है, डी बाई डी टी होता है, जहाँ से आप लोग उसकी कैलकुलेशन इसके अंदर में
दोबारा से इंटीग्रेशन वगैरह। तो ये एक मोटा मोटी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो मैं एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ। मैं टावर वाले से बात करता हूँ। तो टावर वालों को 3 तरह के क्वेश्चंस मैंने बताए कि आप ड्रॉप करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ में फेंकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी डाउन की तरफ में फेंकते हैं। तो तीनों केस के अंदर में देखा, जब पहला केस देखा तो उसके अंदर में 2 कंसेप्ट मैंने दिए कि आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये और एक वाला ये मेरे पास में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मेरे। तो वेलोसिटी जब वो टकराएगा 2gh रूट, आपके न्यूमेरिकल इन्हीं से सोल्व हो जाएंगे, ज़्यादा उसके, लेकिन पता होना चाहिए आपको। ये यहाँ से हमने इसके क्वेश्चन एक देख लिया था। ये कौन सा, ये दूसरा टाइप था, ये मेरे पास टाइप 2 के क्वेश्चन थे। जब मैं ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ में u वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने से हिट करेगा, कितना टाइम लेगा, कितनी उसकी वेलोसिटी होगी किसी भी टाइम पे ऊपर में, कितना ट्रेवल कर चुका होगा। तो सारी कैलकुलेशन इसके और किस तरह के न्यूमेरिकल इसके अंदर। हमें ये पता था कि टाइम इतना लग रहा है, तो हम इसलिए कैलकुलेट कर पाते कि हम बचा पाएंगे या नहीं। फिर तीसरा टाइप हमने देखा कि हमने ऊपर की तरफ में फेंका और ऑब्जेक्ट, हम वेलोसिटी उसकी निकाली, कितना हाइट वो अचीव करता है वो भी निकालते हैं आप। टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोगों ने निकाला कि 2 टाइम पे वो हाइट को अचीव करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे हैं भाई। ये हमने एक क्वेश्चन लिया था क्वेश्चन। फिर एयर रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आप लोगों को समझाया मैंने कि एयर रेजिस्टेंस में होती क्या है, और जो हमें फील होती है हमारे सर के ऊपर में, जो बारिश की बूंदे आकर टकराती हैं, वो एक्चुअल में है क्या, वो एक्चुअल में टर्मिनल वेलोसिटीज होती है। फिर हमने देखा कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कब अचीव होती है, इनफाइनाइट टाइम पे होती है। और उसकी वेलोसिटी जो गिवन होगी, अगर मुझे निकालने के लिए बोल दिया जाए एग्जाम में, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है mc बाई, इसको अब आ जाओ आगे कि हमने नीचे से ऊपर की तरफ में फेंका, तो ऊपर से नीचे फेंका जब, तो आ गया। नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो मेरे पास में जो टर्मिनल वेलोसिटी है, अब जो भी वेलोसिटी आएगी उसका फॉर्मूला मेरे पास में क्या आ जाएगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी टाइम पे एयर रेजिस्टेंस को रखना। सारी चीजें कब कर रहे हैं हम, जब एयर रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर करते हुए देख रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके अंदर में पढ़ेंगे हम। तो आप लोग जानते हैं ग्राफ थ्योरी से ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया भाई, कहते हैं 136। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में इसको हम पढ़ें। आप यहाँ तक इसको देखिए, सोल्व कीजिए। इसके न्यूमेरिकल्स हैं, आपको सीट्स जो हैं वो आपके ऐप के ऊपर में प्रोवाइडेड है। ऊपर जाइए तो सेक्शन बना हुआ है, उसके अंदर में फोटोनिक्स नोट्स के नाम से बने हुए, वहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी तक देखिए, पी वाई क्यू वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, पीपीपीज हैं वो आप लोग को मिल जाएंगी, एमसीक्यूज के पूरे नोट्स हैं वो आप लोग को मिल जाएंगे। और फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन की कमी पड़ती है तो चैप्टर वाइज वहाँ पर आप लोगों को लगाइए इन क्वेश्चन को। जितना आप लोग इसके अंदर में क्वेश्चन लगाएंगे ना, काइनेमेटिक्स की यही बड़ी खूबसूरती है कि जितने भी आप इसके अंदर में क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा आप, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें याद रहे। दोनों चीजें जरूरी हैं, लर्निंग ऑफ कंसेप्ट, लर्निंग ऑफ कंसेप्ट, और एप्लीकेशन ऑफ, या फिर कहें कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, इम्प्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट। यानी कि दोनों चीजें आप लोग को बहुत जरूरी है, किस तरह से आप अपने कंसेप्ट को लर्न करने हैं और कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ। दोनों ही चीजें मिलकर हमारी कंसेप्ट और लर्निंग और एप्लीकेशन हमारी काइनेमेटिक है। यानी कि ये दो चीजें आप लोगों के पास में है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को काइनेमेटिक्स का उठा कर देते हैं एग्जाम में। चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। बाकी कोई भी चीज़ आपको रिक्वायर हो तो डिस्कस, ऐप जो है वो जो है वो अवेलेबल है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।